दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोटीन शेक का काम करेगी। मतलब ये है कि आप लोग जैसे एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में तुरंत आकर प्रोटीन शेक लेते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही महीना कंप्लीट होता है, यहाँ पर महीने के एंड में ये वीडियो आप लोगों के सामने आ जाती है, जिसमें पूरी चीज़ें जो महीने के अंदर होती हैं उसको कवर किया जाता है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा खासकर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ये हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि करंट का बैकग्राउंड पूछते हैं स्टैटिक पोर्शन से, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अच्छे से यार एंजॉय करिएगा, जैसे कि आप लोग मूवी देखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये वीडियो आप लोगों को एंजॉय करनी है बैठकर। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बैठकर रटनी है, चीज़ें याद करनी है, नहीं, बस सुनते हुए चलो। इसके बाद में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो आप लोग जाकर एक बार पीडीएफ में को गो थ्रू हो जाना, जिससे कि लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो पूरी मशक्कत होती है वो आप लोगों की थोड़ी सी आसान करने की कोशिश की जाती है, और खासकर जब एग्जाम पास में होता है उस टाइम पर ये वीडियो आप लोगों को बहुत याद आती है। ठीक है, खासकर उन लोगों को जो कि लापरवाही बरतते हैं डे बाई डे का करंट अफेयर कवर करने में। अगर डे बाई डे का करंट अफेयर आप लोग कवर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रिविजन का काम करेगी। लेकिन अगर आप लोग कवर नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को एकदम सारी चीज़ें नई नई लगेगी। तो आप लोग कम से कम 1 या 2 बार इसमें को गो थ्रू हो जाना, आप लोगों का कंप्लीट मंथ जो है उसका एक जिस्ट आप लोगों के हाथ में होगा। तो काफ़ी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी बड़ा डिसीजन आया जिसने पूरे देश के अंदर में पर्टिकुलर डिस्कशन का पॉइंट बना दिया। ये था कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है, यानी कि अगर कोई वेश्यावृत्ति के धंधे में जाना चाहता है, कोई सेक्स वर्कर बनना चाहता है, तो यहाँ पर उसको समान अधिकार देना पड़ेगा और सम्मान भी देना पड़ेगा, उसके वो हकदार है। यानी कि उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और उसी के साथ में उनको यहाँ पर एक तरीके से इक्वेलिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, और इसी के साथ में उनको रेस्पेक्ट भी देनी है, ये बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात बोली। अब यहाँ पर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, अगर किसी को वेश्यावृत्ति के धंधे में जाना है तो वो पर्सनली अगर जाना चाहता है इंसान तो वो जा सकता है, उसको ढकेला जाए उसमें वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियर करके आप लोगों को चलनी है। यानी कि अगर कोई इच्छुक है तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग पार्ट 3 में जाएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है आप लोगों के मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो इसमें आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद 21 है, वो आप लोगों को राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप लोगों का जो जीवन है उसके ऊपर आप लोगों का अधिकार है, तो कोई यहां पर उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। तो यहां पर ये एडल्ट जो सेक्स वर्कर है, यहां पर एक तरीके से वो डिग्निटी के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो यहां पर पुलिस को भी एक तरीके से रेस्पेक्ट के तरीके से यहां पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी बड़ी एक स्टेटमेंट निकल कर आई थी, जिसके चलते पूरे देश में इसके बारे में बात की गई। पर लेकिन कई सारे लोग यहां पर इसको लेकर कंफ्यूज हो गए कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को प्रोफेशन बता दिया कि अब आप लोग यहां पर इसके अंदर जाकर एक प्रोफेशन के तरीके से काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है यहां पर कि इसको प्रोफेशन बना दिया है। यह है कि अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहता है तो वो यहां पर उसको कोई छेड़ेगा नहीं, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा, उसको कोई गलत तरीके से नहीं देखेगा। पर हाँ, फोर्स नहीं किया जा सकता है उसको, ये वाली बातें यहां पर सामने निकल कर आई। हमारे देश में अगर बात करें पार्लियामेंट के अंदर में, तो वुमेन रिजर्वेशन के बारे में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बातें की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह रहता है कि आज की डेट में अगर पार्लियामेंट में हम लोग जाएं तो पार्लियामेंट में जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम होती जा रही है, जिसके चलते यहां पर यह रहता है कि वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से वुमेन पर एक तरीके से वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छी रहे, मतलब कम होती नहीं जा रही है, कहीं पर कम है, कहीं पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। जैसे यहाँ पर 44 थी, यहाँ पर 28 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अब तो खैर थोड़ी बढ़ रही है, पर लेकिन अगर बात करें आज की डेट में, या आप अगर बात करें यहाँ पर जो 14th लोकसभा थी उसमें बात करें तो 61 वुमेन मेंबर आप लोगों को देखने को मिले। तो ओनली यहाँ पर 11.2% की बात की जा रही है, यहाँ पर 10.9% की बात की जा रही है। और वैसे 2008 में एक रिजर्वेशन बिल लेकर आया गया था जिसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, पर लेकिन आज तक भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो वुमेन को हर तरीके से यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी के साथ में आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं कई बार, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट एक अलग से टॉपिक बन जाता है कि किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है, पहली बार 2006 में प्रस्तुत की गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यहां से निकल के आता है
कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन की और अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसको काउंट करते हैं, जो कि हमारी कंट्री में काफ़ी कम है। एजुकेशन कैसे मिल पा रही है, हेल्थ कैसे मिल पा रही है, और इसी के साथ में पॉलिटिकल इंपावरमेंट कैसा है महिलाओं का, तो हम लोग यहाँ पर महिलाओं को पीछे छोड़कर चले जाते हैं। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यहाँ पर बोलती है कि इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। अगर ये इंडेक्स में 1 आया है तो इसका मतलब है कि इक्वल है, यानी कि लड़का और लड़की को एक समान माना गया है। पर लेकिन अगर लोवेस्ट आया है तो इसका मतलब है कि 0 है, यानी कि इनइक्वलिटी है भाई साहब, काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। ये पॉइंट यहां पर बोला गया है। तो इसके चलते यहां पर एक प्रोग्रेस देखी जाती है कि वुमेन की हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर क्या पोजीशन है, तो उसके ऊपर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर इस रिपोर्ट से बन सकता है। इसी के साथ में आप लोगों को पता होगा कि कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के अब की बार ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए एग्जाम में, और आगे भी बनने के चांसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो 1971 में बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को जनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां पर देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड एक बड़ी ही प्यारी सी कंट्री है यार, अगर आप लोग वहां पर जाकर देखोगे तो बहुत ही एक तरीके से काफी सुंदर साफ सुथरा एक देश आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और ये इसलिए सुंदर साफ सुथरा है, यहाँ पर अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। रीजन यहाँ पर सबसे बड़ा ये कि आज तक किसी भी वॉर के अंदर इनके द्वारा प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं किया गया। ये अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं, इसीलिए दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो सब अपना पैसा यहाँ पर ले जाके रखते हैं कि पता है कि ये किसी के साथ में लड़ाई नहीं करेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर पब्लिक और प्राइवेट आकर मिलते हैं, बिजनेस, कल्चर, सोसाइटी, इन सब मुद्दों पर बातें करते हैं। तो इसके द्वारा कई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन अलग से बन सकता है। पूछ लें आप लोगों से कि एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो भाई साहब कोई नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रस्तुत करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, फिर से यही प्रस्तुत करता है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ये कईयों के और के साथ मिलकर यही प्रस्तुत करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, स्टार लगा लेना क्योंकि महिलाओं को लेकर कई सारी बातें अभी की जा रही थी, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग हो सकते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इन्होंने फेस की, तो इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर कोई टॉपिक बने तो बिल्कुल अच्छे से कवर करके उसको चलना है, हर एक पॉइंट। अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, रिपोर्ट भी हो गई, इसी के साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पर जो पर्टिकुलर केस भी हो गया सुप्रीम कोर्ट का, 2 आर्टिकल भी कवर हो गए, तो इस तरीके से रिवीजन करना होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आया था कि अगर आज की डेट में आप लोग महिलाओं की कंडीशन देखें, ठीक है, तो उनको किस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो पुलिस में रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की काफी कम है, तो ये भी महिलाओं के ऊपर ही आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अभी वुमेन जो है देश के अंदर में, अगर हम लोग काउंट करते हैं कि कितनी वुमेन जो है पुलिस के अंदर में, तो काफी कम है। फीमेल जो है पुलिस के अंदर में काफी कम है। तो यहां पर अगर उसको अभी बढ़ाने की बात की जाए तो कई सारे राज्य उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि टॉप राज्य कौन से हैं और लोवेस्ट यानी कि बॉटम राज्य कौन से हैं। अगर पुलिस फोर्स के अंदर में महिला के बारे में बात करें, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये न्यूज़पेपर के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया था और काफी कंट्रोवर्सी में भी था यहाँ पर ये रीजन कि महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात की जाती है 30 से लगभग 33%, पर लेकिन अब तक भी यहाँ पर इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। और जिस प्रवृत्ति के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रवृत्ति के साथ में अगर आगे बढ़ते रहे तो भाई साहब आने वाले 50-60 साल और लग जाएंगे हम लोग को, और तब भी हम लोग 33 या फिर 30% रिजर्वेशन महिलाओं का पुलिस फोर्स के अंदर नहीं ला पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो तमिलनाडु जो है वहां पर हाईएस्ट है, लगभग 16% आप लोग बोल सकते हैं, 15.97 यानी कि 15.97%। हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और यहां पर ये है 12, और यहां पर महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो THM टॉप पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। अब आप लोग बोलोगे कि बॉटम में कौन है, बॉटम में तेलंगाना है, अभी नया नया ताजा बना है तेलंगाना राज्य 2014 में, वहां पर सबसे कम महिला पुलिस आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे तो मैं सोच रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में होगा, पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पर है। पर लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखेगा कि यूपी भी नीचे से ही टॉप कर रहा है, तीसरे नंबर पर ओनली 3.81%, यानी कि यूपी में भी आप लोगों को महिला जो है काफी कम देखने को मिलेगी। जबकि पॉपुलेशन वाइज अगर कोई पूछे आप लोगों से सबसे बड़ा राज्य कौन है देश के अंदर, तो वो है उत्तर प्रदेश। लोकसभा के अंदर अकेले की 80 सीटें हैं। ये माना जाता है कि जिधर को उत्तर प्रदेश बैठ जाएगा उधर को ही पार्लियामेंट बैठेगी। तो यहां पर अगर एक ऐसे राज्य में ओनली वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम होगी तो फिर पूरे देश में क्या होगी वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो चेंज जो होना चाहिए ऐसे ऐसे राज्यों में खासकर होना चाहिए जिससे कि चीजें सुधरे।
जब तेलंगाना नीचे है तो आंध्रा के ऊपर होगा, तो आंध्रा भी नीचे आप लोगों को नजर आएगा, 4.17 के करीब है, और मेघालय 4.34। गोवा के बारे में बात करें, हरियाणा के बारे में बात करें, ये काफी आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने देखा कि 5वें नंबर पर है हरियाणा वुमेन के बारे में, जहां पर नॉर्मली सेक्स रेशियो जो है वो काफी कम पाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से पूछ ले या फिर अलग तरीके से अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो आप लोग बोलोगे कहां से आ गया क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2009 में बोला गया था कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, और आप लोग देख सकते हैं यहां पर 1 दशक से भी ऊपर हो गया, हम लोग अभी भी बैठकर यही डिस्कस कर रहे हैं। 33 तो दूर की बात है, यहां पर आधा भी नहीं हुआ, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 16% भी नहीं हुआ, जो कि एक आधा होना चाहिए था। तो ये काफी बड़ी बात है। यहां पर मेल डोमिनेटेड पुलिस आप लोगों को देखने को मिलती है, इसीलिए कई बार जो पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो महिलाएं हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर यहां पर काम करना पड़ेगा। 2019 में यहां पर अगर बात करें तो 10% जो पुलिस पर्सनल थी यहां पर महिलाएं, बोला गया कि 50 साल लग जाएंगे 33 का टारगेट क्रॉस करने में, अगर इसी कीड़ी की चाल पर या फिर कछुए की चाल पर हम लोग चलते रहे। जो प्राइमरी एक तरीके से रोल होना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा दो कि इन पोस्ट पर ओनली महिलाओं को ही लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे डेटा है जहां से क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। और अगर आप लोग कहीं आंसर लिख रहे हैं या फिर एस्से लिख रहे हैं तो वहां पर भी वुमेन इंपावरमेंट के बारे में इन द प्रेजेंटेशन ने एक तरीके से पुलिस में वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखना है तो आप लोगों से। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं कई बार कि अगर कल को चलकर आप लोग आईपीएस बन जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, तो यहाँ पर क्या चेंजेस ऐसे होंगे जो आप लोग पुलिस फोर्स के अंदर करना चाहेंगे, तो वहां पर आप लोग ये भी पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग और याद रख सकते हैं, कई बार बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रिंसिली स्टेट था यहाँ पर जिसका नाम था त्रावणकोर। त्रावणकोर आज के डेट में अगर पूछे कहां पर होगा ये, तो केरला में आप लोगों को देखने को मिलेगा। केरला आप लोग बोल सकते हैं, जहां पर सबसे पहले इंडिया यानी कि भारत के अंदर में फर्स्ट डिप्लॉयमेंट किया गया पुलिस का, जो खासकर वुमेन थी। वुमेन जो थी फॉर्मली अगर बात करें फॉर्मली जो एम्प्लॉयड की गई पुलिस के अंदर में, कानपुर के अंदर की गई 1939 में, और ये आजादी से पहले की बात की जा रही है। 1972 में पहली जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किरण बेदी जी बनी थी। और इसी के साथ में 1976 में फिर तमिलनाडु के अंदर 1976 में 2 महिलाएं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे आईपीएस बनी। पर लेकिन जो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हमारे देश में बनी वो थी किरण बेदी जी, यानी कि पुलिस में जाना भी महिलाएं पसंद नहीं करी थी। यहाँ से किरण बेदी जी के द्वारा यहाँ पर ये एक ऐसा नहीं एक ढांचा तोड़ा गया जहां से महिलाओं ने अब यहाँ पर इसमें जाना स्टार्ट किया है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड के साथ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अक्सर जो है नोक झोंक रहती है, उसी नोक झोंक में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम आप लोगों ने दिए होंगे तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखे होंगे। अभी यूनियन टेरिटरी से भी कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। एग्जैक्ट स्टेट का नाम नहीं आ रहा, शायद वो मतलब यूपी का था या फिर बिहार का, मतलब किसी में क्वेश्चन पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, उसमें बोला कि यार एक तो इंसान ऐसा है जो इलेक्ट होकर आ रहा है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं यूनियन टेरिटरी में, इसी के साथ में एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर अपॉइंटेड किया जा रहा है, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते हैं। तो यहाँ पर किसकी ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है जो चुनकर आ रहा है यहाँ पर उस पर्सन को यहाँ पर पावर मिलनी चाहिए। तो यानी कि एक तरीके से इलेक्टेड पर्सन को यहाँ पर पावर मिलनी चाहिए, तो इलेक्टेड पर्सन को मिलनी चाहिए, ना कि अपॉइंटेड पर्सन को। तो यहां पर यह बोला गया अगर अपॉइंटेड पर्सन जो है यानी कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अगर काम करेंगे तो इलेक्टेड पर्सन की एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे, यानी कि इलेक्टेड पर्सन सलाह देगा ऐसे काम करने हैं। वो क्यों देगा, क्योंकि जनता ने उसको चुना है और एक तरीके से जनता का वो नुमाइंदा है, जनता के थ्रू यहां पर भेजा गया, तो उसकी माननी पड़ेगी अपॉइंटेड पर्सन को। तो उसके चलते कई बार यहां पर बातें निकल कर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस पहुंचा उस टाइम पर यहां पर ये सारी बातें निकल कर आई कि आर्टिकल 239AA, ये याद रखिएगा 239AA की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, यानी कि ये सारी चीजें कहां पर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चिल्लाते रहते हैं कि भाई साहब हमको दे दो ये पावर, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि स्टेट बना दो दिल्ली को, ठीक है, ताकि पावर हमारे हाथ में आ जाए। तो यहां पर ये जो पावर है ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, और यहां पर ये आर्टिकल बोलता है बाकी के सारी जो भी कंडीशन होगी उसमें जो भी कोई काम किया जाएगा, अगर वो काम होना है तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोला गया कि वो यहां पर काम करेंगे किसके हिसाब से, इलेक्टेड पर्सन के हिसाब से। तो ये बातें यहां पर निकल कर आई। तो ये तो एक आर्टिकल यहां से हो गया इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कुछ और बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे अगर बात करें यूनियन टेरिटरी जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई हमारे देश के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट आया 1956 में, तो यहां पर बोला गया कुछ ऐसी एरिया हैं जैसे कि इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी या फिर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है,
उनको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। आप लोग बोलोगे ऐसा क्या हो जाता है यूनियन टेरिटरी बनने से? यूनियन टेरिटरी बनने से होता है कि वो यूनियन की टेरिटरी होती है। टेरिटरी मतलब एरिया, यानी कि जो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली टेरिटरी, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर सारी चीजें लेकर चलते हैं, तो इसलिए इसको यूनियन की टेरिटरी बोलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को यहां पर नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी, यहां पर आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और बाकी का एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहां पर आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हिस्ट्री का भी पोर्शन रही है, और ये पोर्शन यहां से कई बार पूछा गया, मैच करने के लिए आ जाता है, अच्छा इसके बारे में क्वेश्चन बताओ, फिर आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन पता नहीं कहां से बना है, तो यहां से बना है। पुदुचेरी जो है वो फ्रांस की टेरिटरी रही 1954 तक का। अगर बात करें दमन एंड दीव के बारे में तो पुर्तगाली के कंट्रोल में रही 1961 तक का। और सबसे देर तक का गोवा, यहां पर अगर बात करें गोवा को स्टेटहुड मिला यहां पर कब जाकर, ये मिला 1987 में। इससे पहले यहां पर ये यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में आया करता था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली एक काफी बड़ा चेंज किया गया, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 2020 के अंदर में। यानी कि हमारे देश में यूनियन टेरिटरी की संख्या जो है चेंज हो गई। चलिए क्वेश्चन बताइए, आज की डेट में हमारे देश में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, हालांकि कई सारे बच्चे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर भी नई यूनियन टेरिटरी यहां पर बनी, और खासकर 3 यूनियन टेरिटरी आज के डेट में ऐसी हैं हमारे देश में जो कि आप लोगों को याद रखना है। एक तो है दिल्ली, दूसरी यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरी है पुदुचेरी, जहां पर इलेक्टेड पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां पर चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल के टाइम पर हमारे देश में एक अकेली यूनियन टेरिटरी थी जिसका खुद का हाईकोर्ट था, वो थी दिल्ली। अब एक और यूनियन टेरिटरी हो गई जिसका खुद का घर का हाईकोर्ट है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये खुद का हाईकोर्ट भी अब यहां पर हो गया। तो ये एक और पैटर्न अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यूनियन टेरिटरी जो है, नो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा अपर हाउस एक्सेप्ट द दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। यानी कि वो यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव जो असेंबली आप लोगों को देखने को मिलेगी, उन्हीं यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी की यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर में नहीं है। तो ये एक ऐसे पॉइंट है जहां से फटाफट क्वेश्चन आप लोग बनते हैं एग्जाम में, फिर बोलते हो ये क्वेश्चन कहां से बन गए। तो यहां से बन गए भाई साहब, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से चीजों को एंजॉय करना है। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये आप लोगों के सामने आप लोगों को यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी, जो प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों के साथ में समय पे आप लोगों के सामने नजर आती है। पर लेकिन अगर आप लोग हिस्टोरिकली जाओगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में, 1947 में ओनली 6 यूनियन टेरिटरी थी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसी के साथ में मैनिको, और इसी के साथ में यहाँ पर यह अमन देवी, ठीक है, आइलैंड जो आप लोग जो जिसको आज में लक्षद्वीप बोलते हैं, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, और इसी के साथ में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ एरिया हैं जिसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कल को क्वेश्चन पूछे अगर कोई, तो कंफ्यूजन ना हो। ये सारा का सारा स्टेटिक पोर्शन है जहां से क्वेश्चन अभी स्टेट के अंदर भी एग्जाम में पूछे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग कवर करना है कि ढंग से कवर हो गया, अब क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है यार। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो रिपीटेडली काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलेगी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों के बनने के चांसेस भी है एग्जाम में, और बात की जा रही है यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। आप लोगों को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, मतलब चेंज किया गया, तब से लेकर यहाँ पर बात की गई कि यहाँ पर एक तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी सीटें जो हैं वो यहाँ पर डिसाइड की गई है कि किस किस एरिया में कौन कौन सी सीट होंगी। तो ये तो आप लोगों से रेयरली कोई पूछेगा कि यहाँ पर क्या सीट किस किस के लिए है पर्टिकुलर। अगर बात करें नॉर्मली, अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन बन सकता है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, आर्टिकल कौन से के अंदर आता है, कब कब हुआ है, कुछ ये बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा पहले जम्मू एंड कश्मीर का मैप ऐसा था। अगर बात करें यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, अक्साई चीन, ये चाइना के कंट्रोल में है, और आज की डेट में हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल मैप है वो आप लोग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी अलग निकाल दी है, जो कि जहां पर आज की डेट में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं और यहां पर चीफ मिनिस्टर चुना जाए। यहां पर ये डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
यानी कि जो पाकिस्तान के साथ में कनेक्टेड एरिया है या फिर पाक ऑक्युपाइड एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और मेन रीजन इसका आप लोगों को सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आएगा। वैसे अगर बात करें यहाँ पर 43 असेंबली सीट जो है वो जम्मू के लिए और 47 जो है वो कश्मीर के लिए यहाँ पर बेसिकली रिजर्व की गई हैं। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा कि यहाँ पर रंजना प्रकाश देसाई यानी कि आरपीडी, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, आरपीडी इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। डीलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन इनको बनाया गया। इसी के साथ में यहाँ पर इनका काम रहता है कि फिक्स करना सीट पर्टिकुलर एरिया के अंदर। देखिए नॉर्मली पॉपुलेशन के बेस पर सीट डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर फिक्स की जाती है ताकि लोगों को समान अधिकार मिले, एक वोट एक वैल्यू रहे और वहां से कोई पर्सन चुनकर आए, जब वो असेंबली या फिर पार्लियामेंट में जाकर बैठे तो वहां पर उसकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो दूसरे मेंबर के। ऐसा नहीं कि एक इंसान जो है उस एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी में है जहां पर 5 लाख लोग वोटर हैं, एक इंसान ऐसे एरिया से आता है जहां पर 2000 वोटर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली के अंदर जरूरी है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 82वां जो है हमारे संविधान के अंदर में वो यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है और यहाँ पर ये बोलता है कि यार हर 10 साल में जब जनगणना होगी तो उसके बाद में आप लोगों को काउंट करना है कि कितनी संख्या बढ़ी है देश के अंदर में और उसके बेस पर डिसाइड करना है कौन से एरिया में कितनी सीट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को करना है। तो ये कब होगा? ये जब होगा जब जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। पर लेकिन हर बार 10 साल पर ये चीजें करना पॉसिबल नहीं रहा और इससे दिक्कत होने लगी साउथ इंडिया के राज्य को। क्यों? क्योंकि उनको ये लगने लगा हमने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है, पर लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ी हुई जा रही है। तो इसलिए उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में, हालांकि पार्लियामेंट मेन मुद्दा था, असेंबली तो उनकी पर्सनल हो गई, तो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी तो फिर आगे चलकर इसको रोक दिया गया। पर अभी जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन होगा उसमें यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। इसकी जनगणना देखी जाएगी जो कि 2021 की जनगणना जब यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगी। 1952 में हुई, 1962 में, 1963, 1973, 2002 और इसी के बेस पर इसके एक्ट भी आए यानी कि कानून भी बनाए गए जिसके बेस पर डीलिमिटेशन कमीशन किया गया। अगर बात करें डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कोलैबोरेट कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करता है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं इसमें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब यहां पर हम लोग बात करते हैं स्टेट के लिए यहां पर डीलिमिटेशन कमीशन जब बनाया गया। अभी यहां पर अगर इंपॉर्टेंट मुद्दा बात करें तो आप लोग यहां पर थोड़ा सा याद रख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी। हमारे संविधान के अंदर में एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि 4 वॉच डॉग जो होती हैं उनमें से एक वॉच डॉग है, यानी कि जैसे जुडिशरी क्या करती है, जस्टिस का काम करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट सिस्टम को मेंटेन रखने का काम करती है देश के अंदर में कि सही इंसान सही पोस्ट पर पहुंचना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे पर्स यानी कि हमारी मनी का ध्यान रखता है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराने का और डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने का काम करता है। किस किस का इलेक्शन कंडक्ट कराता है ये आप लोगों को पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अक्सर आप लोग भूल जाया करते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। किसके हिसाब से? आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से, जो कि 1950 और 1951 के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये कंडक्ट कराते हैं। हमारी कंट्री में वोटर्स डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। हालांकि लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 25 जनवरी को वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो इस तरीके से आप लोगों का एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी, और मैप भी आप लोगों को बता दिया। अच्छा, हमारे देश का बाउंड्री अगर आप लोगों से पूछा जाए कितनी कंट्री को टच करता है, इंक्लूडिंग पाक ऑक्युपाइड एरिया को भी हम लोग मानेंगे एक तरीके से, हमारी कंट्री का ये पोर्शन मानेंगे क्या है, बेसिकली पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और ऑफिशियली क्वेश्चन भी आप लोगों का यहां से ही बन सकता है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी कंट्री है जो हमारी कंट्री के बॉर्डर को टच करती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। देखता हूं कितने जो एसएलवी फैमिली मेंबर है वो सही आंसर देते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी भी टाइम पर न्यूज में आ सकता है, खासकर बात करें जब एंटी डिफेक्शन कानून के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में अभी आप लोगों ने यहाँ पर मुद्दा देखा, तब भी ये न्यूज में रहा, पहले भी कई बार यहाँ पर न्यूज में रहता है जब जब कहीं पर गवर्नमेंट गिरने का नाम आता है। पहले कर्नाटक में आप लोगों ने देखा, अलग अलग राज्य में मतलब आप लोगों को इसकी चीजें देखने को मिल जाती है।
एंटी डिफेक्शन कानून का बेसिकली पर्पज ये था कि डिफेक्शन को रोका जा सके, उसके एंटी है ये। डिफेक्शन मतलब टूटना, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई मेंबर टूटकर किसी दूसरी में चला गया। ये निकल कर आया राम गया राम, हरियाणा से एक केस था यहाँ पर। उसमें क्या था, एक इंसान जो है एक ही दिन में 3 से 4 पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी भाई ने। सुबह यहाँ पर, दोपहर को वहाँ, शाम को यहाँ पर, और रात को कहीं और। ठीक है, तो लोगों को लगा यार तो मजाक बना दिया बिल्कुल कंप्लीटली। और ऐसे ही कुछ केस आप लोगों को यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला भी यहाँ पर, जिसमें डिफेक्शन के बारे में बात की गई। तो ये कानून से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बन चुके हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बन चुके हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इतना तो आप लोगों को याद रखना ही है कि हमारे संविधान में ओरिजिनली, जब ओरिजिनल संविधान था उस टाइम पर बनाया गया, उस टाइम पर ये एंटी डिफेक्शन कानून संविधान के अंदर नहीं था। बाद में 10वां शेड्यूल के अंदर ये यहाँ पर डाला गया 1985 में, 52वां संविधान में संशोधन करके, यानी कि ये शेड्यूल के अंदर डाला गया, इनके संविधान में संशोधन किया गया, जिसके बेस पर 2 आर्टिकल में चेंज किया गया, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191। मतलब 102 आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, और 100 यहाँ पर 191वां बात करते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एक विधायक के बारे में बात करता है, और दूसरा यहाँ पर बात करता है सांसद के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर 4 इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर मुद्दे देखने को मिलेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट लड़ता है, ठीक है, दे ज्वाइन ए पार्टी, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, इफ दे ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, तो यहाँ पर भी दिक्कत है। 6 महीने से पहले ज्वाइन कर लो, उसके बाद में हरकतें करोगे तो फिर तुमको पिटारे में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो अगर चाहे कि पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम नहीं करना है और अपने हिसाब से एंजॉय करना है, तो वो अपने आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकता है। ठीक है, वॉलेंट्री, नहीं पसंद आ रही है तुम्हारी दादागिरी, हम छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारी पार्टी, ठीक है, तो यहां से भी हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप लोगों को बोले कि भाई साहब कल को वोटिंग होनी है और तुमको आकर वोट देनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से आप या तो वोट डालने न जाए, वहां पर मना कर दें, तो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग काम न करें। क्यों? क्योंकि उसी के टिकट पर इलेक्शन जीतकर आप लोग आए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं। ये ऐसे एरिया हैं जो कि फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहते हैं, तो टॉपिक को एक बार आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद में आप लोगों को बताए, एक बार तैयार होने के बाद में फिर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो फिर यार क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। यानी कि एक बार आप लोग चीजों को इस तरीके से पढ़ लो ताकि फिर क्वेश्चन बनते रहे किसी भी तरीके से, आप लोगों के माइंड में उसको लेकर कोई कंफ्यूजन हो। इसीलिए कहते हैं कि चीजों को ढंग से पढ़ लो एक बार, और फिर कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, उससे आप लोग फिर आगे उसको हैंडल करते रहोगे आराम से। ठीक है, अभी यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जहां से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। जैसे कि स्पीकर लोकसभा के अंदर में, चेयरमैन राज्यसभा के अंदर में ये अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर ये कानून नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पर ये काम किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मान लीजिए टोटल मिलाकर 12 या फिर 18 मेंबर है, जैसे 18 मेंबर है, तो 18 में से अगर 2/3 यानी कि 2/3 लोग चले गए, अगर 3 छंग 18 6 दूनी 12, तो कितने हो गए यहाँ पर? 18 में से अगर 12 मेंबर छोड़कर चले गए तो पॉलिटिकल पार्टी के 6 रह गए ना, तो पॉलिटिकल पार्टी ही क्या रह गई फिर, आप लोग ये बोल सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टी की तो कहानी खत्म हो गई ना, ओनली 12 मेंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो 12 मेंबर है यहाँ पर, ये इनके ऊपर डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी चलेगी। क्या ये स्टार्टिंग से था? नहीं, ये स्टार्टिंग से नहीं था, याद रखिएगा। 91 यानी कि 91वां संविधान में संशोधन किया गया था 2003 में, उसके बाद में यहां पर इसको ऐड किया गया। इससे पहले 1/3 हुआ करता था और उसमें फिर चेंज किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक मुद्दा निकल कर आता है। और ये वाला केस तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी वो यहां पर एक तरीके से कोई मेंबर है उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होगा। पर लेकिन यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग केस आता है निकल कर। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए यहाँ पर, बेसिकली इसको कहते हो होलहन केस के नाम से आप लोग जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के एक पर्सन थे, वो यहाँ पर एक इलेक्टेड मेंबर थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो उनके द्वारा बोला गया कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, और फाइनल डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होगा, यानी कि लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, अगर इनका फाइनल डिसीजन होगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया यार ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जाकर बैठ गए। तो सुप्रीम कोर्ट को उसने बोला कि यार ये तो तुम्हारी बेइज्जती होगी सुप्रीम कोर्ट भाई। सुप्रीम कोर्ट बोलने लगा ऐसा कैसे, हम सबसे ऊपर है। तो मतलब इनके फाइनल डिसीजन स्पीकर का नहीं होगा, प्रोसीजर जब तक चल रहा है तब तक कोई बात नहीं है, जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1992 में केस निकल कर आया, जिसको बोला गया यहाँ पर बेसिकली के होता होलहन वर्सेस, ये है बेसिकली जिचुहलू। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस निकल के आया, उसके बेस पर बोला गया कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो फाइनल होगा, उसको रिव्यू किया जा सकता है तुम्हारे डिसीजन को।
क्या पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं यहाँ पर, ये याद रखना है कब का इस संविधान में संशोधन है, कौन कौन सा आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 2/3 वाला याद रखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला याद रखना है। इसी के साथ में ये यहाँ पर जो केस था 1992 का, ठीक है, ये जो कि कोताहल होलेहन वाला केस था, ये आप लोगों को याद रखना है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, वो याद रखना है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एवरग्रीन टाइप का टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा स्टैटिक पोर्शन जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पावर रिलेटेड टू गवर्नर, जब फ्लोर टेस्ट के बारे में बात करते हैं, फ्लोर टेस्ट यानी कि डांस फ्लोर पे नाच, ठीक है तो वो एक तरीके से डांस ही है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी अगर डांस करती हैं, एक तरीके से अपने आप को कौन सी कंट्री के हाथ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में मेजोरिटी है वो दिखाती हैं। तो अगर फ्लोर टेस्ट होना है तो किसके हाथ में पावर है, यानी कि स्पीकर के हाथ में पावर है या फिर गवर्नर के हाथ में पावर है। ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 174 का 2 का भी गवर्नर डिजोल्व, अगर बात करें डिजोल्व करे, जब यहां पर गवर्नर टू डिजोल्व द असेंबली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, यानी कि जब इलेक्टेड लोग जो है बोलेंगे गवर्नर साहब को कि भाई साहब असेंबली को डिजोल्व कर दे, तो वो कर देगा। पर लेकिन गवर्नर जो है अपना माइंड अप्लाई कर सकता है अगर चीफ मिनिस्टर जो है उसके पास में मेजोरिटी नहीं है और डाउट है मेजोरिटी का, तो तब वो अपना दिमाग लगा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई डिजोल्व करने की बात। आर्टिकल 175 बोलते हैं गवर्नर कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर फ्लोर टेस्ट, यानी कि गवर्नर जो है वो हाउस को बुला सकता है और फ्लोर टेस्ट जो है वो करवा सकता है। इसका मतलब क्या है, हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, यानी कि छुट्टी पर चल रहे हैं अभी, यहाँ पर अभी सेशन नहीं चल रहे हैं हाउस के, जैसे नहीं नॉर्मली पार्लियामेंट के सेशन होते हैं कि बजट सेशन, विंटर सेशन, वो मॉनसून सेशन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हाउस जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर गवर्नर बुलाकर फ्लोर टेस्ट करा सकता है। अगर बात करें जब सेशन में हो तो उस टाइम पर ये पावर जो होती है वो स्पीकर के हाथ में होती है कि फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। असेंबली इज नॉट इन सेशन, गवर्नर की रेजिड्यू पावर है और ये आर्टिकल 163 के तहत आती है कि अलाउ हिम टू कॉल ए फ्लोर टेस्ट। पर लेकिन गवर्नर जो फ्लोर टेस्ट को बुलाएगा उसके पास में फुल ऐसी ऑथोरिटी नहीं कि वो डिस्क्रिशनरी पावर है, बस उसकी चलती रहेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो भी वो डिसीजन लेगा कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि भाई साहब हम अपने हिसाब से करेंगे और ऐसा गुंडाई चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जाकर पूछा जा सकता है कि क्या दादागिरी चल रही है। दो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है यहाँ पर गवर्नर की पावर, अगर फ्लोर टेस्ट के बारे में बात करें तो नबाम राबिया एंड इसी के साथ में यहाँ पर बमांग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर का केस है 2016 का। शिवराज सिंह चौहान स्पीकर, इसी के साथ में जो स्पीकर और मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली का केस था 2020 का, जिसमें यहां पर ये बातें बोलेगी कि इलेक्टेड जो पर्सन है उसको ज्यादा पावर दी जाएगी एज कंपेयर टू नॉमिनेटेड पर्सन, यानी कि गवर्नर मैक्सिमम जो भी काम करेंगे वो यहां पर एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे उन लोगों की, या उन लोगों की जो गवर्नमेंट में बैठे हैं जो कि यहां पर जनता के द्वारा चुनकर गए हैं। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी अगर बेसिक कुछ चीजें गवर्नर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो संविधान में 153 से लेके 167 तक का पार्ट 6 के अंदर में आप लोग कई सारी बातें देखने को मिलेगी स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आप लोग को गवर्नर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी के साथ में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जैसे अटॉर्नी जनरल सेंटर पे रहते हैं तो यहाँ पर ये हो गए। यहाँ पर कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है, जैसे सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, जैसे जो भी काम होंगे स्टेट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे होंगे, जैसे सेंटर के अंदर में प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जहां से अक्सर क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। तो ये कुछ भी टॉपिक को इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन न हो, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आंसर दे सको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर न्यूज में आ रहा है जिसके बारे में काफी सारे लोगों के द्वारा बात भी की गई कि यार ये केस जो है इसका क्या करना चाहिए। बेसिकली केस ये था कि यहाँ पर आज की डेट में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही इंसान को लड़ने के लिए वोटिंग पावर मिलनी, एक ही इंसान को लड़ने के लिए इलेक्शन पावर मिलनी चाहिए बेसिकली, कि वो एक जगह से लड़ सकता है, दो जगह से नहीं लड़ सकता है। तो इसके बारे में कई सारी बातें यहाँ पर की गई, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का है यहाँ पर, जो कि 2 सीटों से आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो 1951 का है, तो जो एक सीट से जीतेगा तो दूसरी सीट जो है उसको छोड़नी पड़ेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो 1 पर्सन 1 वोट वाली बात आती है यहाँ पर, ठीक है। अननेसेसरी डिस्टर्ब करता है डेमोक्रेसी को, अनजस्ट है एक तरीके से वोटर की, और फाइनेंशियल बर्डन है देश के अंदर में कि एक इंसान ने इलेक्शन लड़ लिया फिर एक सीट छोड़ रहा है, तो लोगों का ट्रस्ट भी यहाँ पर ब्रेक होता है। गवर्नमेंट जो है मेन पावर में एक तरीके से समझ सकते हैं उसके ऊपर बर्डन बनता है। और इनजस्टिस वोटर के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वडोदरा वाराणसी से लड़े, अमेठी से यहाँ पर, और इसी के साथ में रायबरेली से सोनिया गांधी, ऐसे कई सारे और भी पर्सन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये गलत होता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको नेगेटिव तरीके से भी देखा गया। इसीलिए बोला गया यहाँ पर अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये जो पावर दे रखी है 2 जगह से लड़ने की, ये छीन लेनी चाहिए। 2 आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 51, ये जनता के लिए है, वोटर के लिए है, और यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, ठीक है। तो वोटर के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में इलेक्टोरल रोल के बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग ये है डिलिमिटेशन कमीशन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो है 1950, ठीक है, ये याद रखिएगा जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए जो ये पीडीएफ वगैरह होती है, कई सारी चीजें आप लोगों को शेयर की जाती है पीडीएफ के अंदर, ठीक है, तो आप लोग इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। वैसे अगर चाहे तो आप लोग जितने अच्छे से चाहे, यहाँ पर ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रिवीजन इनका जरूर करते रहिए ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख सकें। कई बार आप लोगों ने सुना होगा यार बाई इलेक्शन हो गए, तो बाई इलेक्शन के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 का, वो यहाँ पर बाई इलेक्शन के बारे में बात करता है। अगर कोई सीट खाली हो जाती है किसी पर्सन की डेथ की वजह से, या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, एंटी डिफेक्शन कानून के थ्रू उसको हटा दिया गया, तो वहां पर बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे विद इन 6 मंथ, जो वैकेंसी खाली होगी। पर लेकिन वहां पर इलेक्शन नहीं होंगे, 2 कंडीशन है इसके लिए। अगर यहां पर नोट लेस देन 1 ईयर, यानी कि जो दूसरे इलेक्शन होने वाले जनरल इलेक्शन, यहां पर एक तरीके से असेंबली इलेक्शन या फिर जनरल इलेक्शन, तो 1 साल से कम टाइम अगर बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कोई मतलब नहीं, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहां पर बाई इलेक्शन कोई मतलब नहीं है। या फिर इलेक्शन कमीशन और सेंटर जो है वो यहां पर बोलते हैं कि बाई पोल कराना डिफिकल्ट है यहां पर, तो भी यहां पर बाई पोल नहीं कराए जाएंगे, वो भी मुद्दा देखने को मिलेगा। इसके बारे में है कहां पे, आर्टिकल 101 है यहां पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अनुच्छेद, जिसके तहत यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। कंडीशन यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो मेंबर है बोथ हाउस का पार्लियामेंट के अंदर में, तो उसको अपनी एक सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी, यानी कि वो राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, तो जहां मन करता है वहां जाकर बैठे एक जगह से रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला गया ही और सी लूजेस तो मेंबरशिप ऑफ द वन इफ ए पर्सन, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद है और आगे चलकर वो एमएलए भी इलेक्ट हो गया, या फिर कोई एमएलए है वो आगे चलकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया, यानी कि सांसद विधायक बन गया और विधायक सांसद बन गया, कोई सा भी अगर मुद्दा है, तो एक जगह से रिजिग्नेशन देना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर, यानी कि एक इंसान जो है वो 2-2 3-3 जगह जाकर नहीं बैठेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहां से भी बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा, ठीक है। एक ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर अब की बार जो सामने देखने को मिले, अक्सर ऐसी न्यूज जो होती हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मिर्जापुर का छोटू आप लोगों में से कितनों को याद है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज है, पर लेकिन थोड़े से डिफरेंट एरिया से है। मिर्जापुर का छोटू तो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा था, यहाँ पर बच्चों को जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कराया जाता है ये उसके बारे में है। अभी यहाँ पर उसके लिए कुछ गाइडलाइन लाई गई है। नॉर्मली अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता है तो उसके लिए तो गाइडलाइन थी, पर लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं नए नए, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही थी, ठीक है। तो यानी कि जिन प्लेटफॉर्म को, यानी कि जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, अमेजन प्राइम हो गया, इनके ऊपर जो काम करते हैं उनके लिए अब यहाँ पर काम किया गया। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा इसमें काम करता है तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर वोलेट करता है तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। गार्जियंस का प्रेजेंट रहना जरूरी है। हार्मफुल लाइट जो है वो यूज नहीं की जाएगी। प्रोहिबिट करना है अगर कोई गलत रोल है, कोई एक तरीके से बच्चे के माइंड पर इंपैक्ट डालने वाला रोल है। फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इंश्योर किया जाए कि बच्चा एक एजुकेशन ले रहा है, उसके एजुकेशन पर इंपैक्ट न पड़े। 1 शिफ्ट पर डे, ऐसा नहीं कि उसको पूरे दिन लगाए हुए हैं। बच्चे की जो इनकम आएगी उसका 20% जो है वो फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और कंटेंट क्रिएटेड बाय द चाइल्ड और हिज फैमिली गार्जियन, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक नहीं फैमिली मेंबर भी यहाँ पर प्रेजेंट रहना है, और एक तरीके से जो कंटेंट जो भी क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर वो एक तरीके से प्रेजेंस रहेंगे फैमिली मेंबर, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के लिए बात की जा रही है उनके फैमिली मेंबर के द्वारा। तो ये एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर न डाले। चलिए, ये तो आप लोगों को लिखने के लिए यूज हो सकती है, कहीं पर आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 जो है बच्चों के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और प्रॉपर्टी के प्राइवेसी के बारे में बात करता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चे की भी लाइफ टू लाइफ और डिग्निटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, बच्चे की इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 15 जो है वो राइट अगेंस्ट जो है यहाँ पर बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 23, 24 जो है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड लेबर के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 21A राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आप लोगों को बताइए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था बेसिकली
2002 में, जिसके बेस पर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा दी, वो भी आर्टिकल 21A यानी कि 21वें एक के तहत यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर यहाँ पर ये सारी बातें की जा रही है, यानी कि आप लोगों को फंडामेंटल राइट के तहत देखने को मिलेगा। एक आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है 39F, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंदर आता है, जो कि पार्ट 4 में छलांग मार जाता है डीपीएसपी। और आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को 12 से 35 बेसिकली फंडामेंटल राइट है, और 35 हो गए यहाँ पर 36 से 51 आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो डीपीएसपी के अंदर में आता है, जिसमें राज्य यानी कि जो स्टेट है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर हेल्दी मैनर में कंडीशन रहे, फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, बच्चे के अधिकार के बारे में उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई उनको एक्सप्लोइट ना करे उनको, और उनकी एक तरीके से अच्छे से देखभाल की जाए। तो ये आर्टिकल जो है 39 बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, यानी वुमेन हो गया और इसी के साथ में बच्चा, यानी कि बच्चों का डेवलपमेंट और वुमेन का डेवलपमेंट उसके अंदर में आती है, और ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है बच्चों को। संविधान के अंदर अगर कोई भी चीजें हैं या फिर UN के कन्वेंशन के अंदर कोई भी बच्चों के बारे में बातें बोली जा रही है और उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो NCPCR जो है आकर उसके कान पकड़ेकर मुर्गा बनाएगा, बोलोगे इसको फॉलो करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ में बच्चों की एजुकेशन के बारे में या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस जो एक्ट है 2012, उसको अगर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन का 6 से लेकर 14 साल वाला ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर भी आप लोगों को ये नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर करना है, ठीक है। ये एक ऐसी न्यूज है जिसको आप लोग हिस्ट्री के साथ में, आर्ट एंड कल्चर के साथ में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। आप लोगों ने फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में सुना होगा, एक तरीके से राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ताकि गरीब तबके को अगर खिलाया जाए तो उसको हेल्दी प्रोडक्ट मिल सके खाने के लिए। पर लेकिन ये अभी नहीं हुआ है यहाँ पर, ये आप लोगों को पुराने टाइम पर भी देखने को मिलेगा। जो माया पीपल है, माया मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जो मैक्सिको के पास में, यहाँ पर आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा, या ग्वेटमाला के आसपास में, जहां पर एक तरीके से मायन जो यहाँ पर लोग रहा करते थे, ये जो इस पर्टिकुलर एरिया के, जिसको मायन सिविलाइजेशन बोला करते थे, तो इस पर्टिकुलर एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर लोग जो थे वो केमिकल प्रोसीजर किया करते थे मेज यानी कि मक्का को लेकर, तो मक्का को लेकर यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं, और उसके बारे में अभी स्टडी की गई और बातें सामने निकल कर आई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है इसको यहाँ पर निक्सटमलाइजेशन के नाम से यहाँ पर जाना गया, और इसी के साथ में यहाँ पर इंडोर टॉयलेट भी देखने को मिले इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो युकेटन, जो ये पेनिसुला है, पेनिसुला एक ऐसा एरिया हो जाता है 3 साइड से जो पानी से घिरा होता है, तो युकेटन पेनिसुला आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीचे। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो मीजो अमेरिकन जो लोग रहते थे उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इनके जो ड्यूरेशन था वो 600 से लेकर 800 AD है, हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से, नॉर्मली ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछा जा सकता है। ड्रोथ सेंसिटिव क्रॉप नॉर्मली यहाँ पर उगाई जाती थी, कॉर्न्स हो गई और बीन्स वगैरह हो गई। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, और यहाँ से कई बार मैच कर आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। बात की जा रही है पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में और कहां पर वो पाई जाती है, जैसे इनकन हो गई, इनकन सिविलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये इक्वाडोर, पेरू और चिली यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर यहां पर ये पाई जाती है। एज़टेक सिविलाइजेशन मैक्सिको के अंदर पाई जाती है, जो कि अभी आप लोगों को मैंने मैप में भी दिखाया यहाँ पर, ठीक है, ये मैक्सिको हो गया। इसी के साथ में रोमन सिविलाइजेशन आप लोगों को रोम इटली वाले एरिया में देखने को मिलेगी। पर्शियन, ये बेसिकली ईरान का नाम यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में एंशिएंट ग्रीक, तो ग्रीक वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई। एंशिएंट इजिप्टन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट कंट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों को पाकिस्तान और इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर, और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के अंदर भी आप लोगों को नजर आएगी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ पर इराक, सीरिया और तुर्की, तुर्की को हालांकि आज के डेट में तुर्की बोला जाता है, ठीक है, उसने अपना नाम चेंज कर लिया तुर्की ठीक है, तो यहाँ पर ये सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैच करने के लिए कई बार पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत में आ जाएगी बात। अब जैसे हिस्ट्री की बात यहाँ पर की जा रही थी, पर लेकिन अभी यहाँ पर इसको आप लोग ज्योग्राफी के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं वो सब चीजें, ठीक है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात भी की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पोर्शन उसी से आएगा, कहीं भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो होना चाहिए 21 से लेकर 27 तक का, हाई रेनफॉल वाला एरिया, सोयल जो होनी चाहिए ओल्ड एलुवियल यानी कि जो
अच्छी खासी उपजाऊ सोइल होती है। मेज जो होता है फूड और फोडर दोनों के तरीके से यूज किया जाता है। अमेरिका में यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पर अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका इसका क्या करता है, इतना क्यों प्रोड्यूस करता है, अगर आप लोगों से पूछूं, चलिए बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। ठीक है, हमारे देश में यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कर्नाटक में दूसरे नंबर पर, राजस्थान में तीसरे नंबर पर, महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर, इसी के साथ में बिहार में पांचवें नंबर पर, ये उत्तर प्रदेश छठे, मध्य प्रदेश सातवें और हिमाचल प्रदेश आठवें। तो ये टोटल ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मक्का पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज यानी कि मक्का का। इसी के साथ में यहाँ पर 4% जो वर्ल्ड की मेज है, मेज का जो एरिया है, 2% जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। ठीक है, 7वें नंबर पर है, पर दुनिया का 4% एरिया और 2% प्रोडक्शन हमारे देश से निकल कर आता है। इसलिए बेसिक चीजें याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिला तो बता देता हूं। नॉर्मली यहाँ पर फ्यूल बनाने के लिए, जैसे एथेनॉल वगैरह बनाने के लिए काफी लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के अंदर में। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हरियाणा के अंदर अभी यहाँ पर लगभग 5000 साल पुराना एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं यहाँ पर रखीगढ़ी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और वहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इस तरीके से कंकाल वहां से निकाले गए, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया था। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये कई सारी चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ से भी कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर चीजों को आइडेंटिफाई किया गया और बोला गया यहाँ पर जो यहाँ पर जो ज्वेल्स होते हैं यानी कि ज्वेलरी मेकिंग जो होती है वो भी इनके द्वारा यहाँ पर की जाती थी, यानी कि जो ऑर्नामेंट्स वगैरह भी कुछ यहाँ से देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अब इसके बारे में बात करें तो रखीगढ़ी जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टार्ट किया गया था, जिनका नाम है यहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है याद रख सकते हैं इस तरीके से आप, इनका नाम अमरेंद्र नाथ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर लार्जेस्ट हड़प्पा की साइट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो यहाँ पर सरस्वती रिवर का जो फ्लड प्लेन बेसिकली एरिया था उसमें ये लोकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली अगर आप लोगों ने ढंग से एंसेंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसका नाम जरूर सुना होगा। उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम इंडस रिवर के ऊपर रखा गया, और इसकी बहुत सारे एरिया पाए जाएंगे, खासकर जहां जहां से इंडस रिवर या फिर उसकी जो सहायक नदियां हैं बहती हैं, उस सारे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती है। इसलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। यहां पर सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई की गई तो पहली साइट 1921 में मिली थी, और दयाराम जी की कृपा से यहां पर मिली थी, दयाराम साहनी। अगर बात करें आईवीसी तो इंडस बैंक पर नजर आती है, जैसे आईवीसी इंडस बैंक पर नजर आती है ऐसे ही कई सारी और यहां पर सिविलाइजेशन है, उनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कौन सी रिवर के किनारे पर है। ये स्टेट पीसीएस बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इंडस वैली होगी इंडस रिवर पर, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है नाइल रिवर पर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है यहाँ पर बैंक ऑफ टिग्रिस और इसी के साथ में यूरोफेट रिवर, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग हो रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये रिवर के पास में क्यों नजर आती है सिविलाइजेशन, उसका बेसिक रीजन ये है कि पुराने टाइम पर लोग थे पहले घुमक्कड़ थे, फिर बाद में उन्होंने रहने स्टार्ट किया, खेती बाड़ी करने स्टार्ट करी, अपने पशु पालने स्टार्ट किए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट पानी की होगी, क्योंकि उस टाइम पर तो टुल्लू पंप थे नहीं उनके पास में कि पानी कहीं से कहीं उठाकर ले जाएं या फिर नीचे बोरिंग कर और समरसेबल लगाकर पानी निकाल लें। आज के में तो वाटर टेबल हम लोगों ने बर्बाद कर डाला, पर पुराने टाइम पर ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए नदियों के किनारे पर उनको रहना पड़ता था। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये आप लोगों के लिए डाल दी गई यहाँ पर स्लाइड, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर 2-4 बार देख लेना। जैसे हड़प्पा हो गई, ये कहां पर लोकेटेड है और कौन सी रिवर के किनारे पर है, मोहनजोदारो कहां पर लोकेटेड है, तो इस तरीके से सारी साइट आप लोगों की डाली गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए, जैसे कि अगर आप लोग पर्टिकुलर एरिया से आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर नहीं, आप लोग हरियाणा से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, ठीक है, इसी के साथ में पाकिस्तान से तो कोई नहीं है ना हिसार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, तो ये मैच करने के लिए आप लोगों से कई बार आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो अच्छे से आंसर आप लोग कर पाओगे। ओके, कई सारे मार्शल आर्ट फॉर्म जो अभी यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेंगे, अभी न्यूज में था, क्योंकि कश्मीरी में जो लव दिखाया गया ये था यहाँ पर थंगता को लेकर, तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में आ गया, और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी वेरियस मार्शल आर्ट जो है इंडिया में अलग अलग राज्य से निकल कर आते हैं, जैसे जो कश्मीर में लव मिला थंगता को, ये थंगता बेसिकली मणिपुर से निकल कर आता है।
इसी के साथ में यहाँ पर लाठी खेला, ठीक है। तो लाठी खेला आप लोग बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल से। ये गटका बेसिकली पंजाब से। कलिरिया पट्टू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विद्युत जयमाल जो आते हैं निकलकर, ये है केरला से। इसी के साथ में बात की जा रही है मलाखंबा, ये मध्य प्रदेश से। सीलाबम ये तमिलनाडु से। काथी समूह ये आंध्र प्रदेश से। मुस्ती युदा ये वाराणसी से। सिक्या कश्मीर से। इसी के साथ में पाइखा अखाड़ा ये उड़ीसा से। तो ये कई बार मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ सकते हैं। तो ये किस किस फॉर्म से आ सकते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप लोग देखोगे थोड़ा सा उठाकर इसको। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये कल्चर का भी पार्ट बन जाता है हिस्ट्री के साथ में, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो भी आर्ट फॉर्म होते हैं ये एक तरीके से मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं इस इंसान को, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं बॉडी के अंदर में, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आते हैं एक तरीके से, और इसी के साथ में हम्बलनेस बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है सामने वाले को जरा सी देर में धूल चटा देंगे। तो उनको लगता है कि सामने वाला ज़्यादा बोलेगा तो मतलब एक तरीके से पता है कि हम लोग इसको ठीक कर ही देंगे। डिसिप्लिन आता है लाइफ में, फोकस आता है, रेस्पेक्ट आती है, ऑनेस्टी आती है, सेल्फ स्टीम आती है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है, सेल्फ डिफेंस आता है। कोई भी मार्शल फॉर्म आर्ट अगर आप लोगों के एरिया में आता है तो आप लोगों को सीखना चाहिए, और खासकर लड़कियों को जरूर सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है यार जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करते हैं, और यहाँ से आप लोग अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है लानीना के बारे में या फिर एलनीना के बारे में। तो यहाँ पर लानीना या फिर यहाँ पर एलनीनो, इनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अच्छे से टॉपिक को आप लोग समझ पाएंगे। क्वेश्चन बन जाता है कई बार जब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है कि कौन सी वाली चीज आ रही है देश के अंदर, जिससे कि देश के बारे में पता चलता है कि अच्छा रहने वाला है मौसम या फिर बुरा रहने वाला है। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके बारे में तो आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा यहाँ पर, जो बात करें लानीना के बारे में। तो लानीना काम क्या करती है, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर वाला रीजन होता है, यहाँ पर ये गर्म माहौल बना देती है काफी अच्छे वाला, जिसकी वजह से जो मानसून है उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप लोगों को पता है जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही जल्दी बारिश होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर लानीना आती है तो इसका मतलब होता है ला, यानी कि बारिश लेकर आ रही है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। पर लेकिन जब एलनीनो का नंबर आता है तो वो क्या करती है, ये जो गर्म माहौल है ये यहाँ से हटकर ये साउथ अमेरिका की साइड में पहुंच जाता है, यानी कि जो ये ऐसे चल रहा है ये ऐसे ना चलकर ये ऐसे चलने लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गर्म माहौल हो जाता है और यहाँ पर बारिश होती है। उस टाइम पर मॉनसून जो होती है वो कमजोर हो जाता है यहाँ पर, जो इस पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि जो इंडिया के पास वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो जब जब यहाँ पर हमारे आसपास में एलनीनो आती है तो इसका मतलब ये है कि बारिश जो है वो काफी कम होगी और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि नॉर्मल ईयर में जो बारिश होती है, जब एलनीनो आती है तो उसका मतलब ये होता है कि उससे नॉर्मल से भी कम बारिश होने वाली है। क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका वाले रीजन में उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन के अंदर में, जो कि यहाँ पर खासकर जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इसी के साथ में साउथ अमेरिका, इस रीजन में यहाँ तक ये इंपैक्ट डालता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो एलनीनो और लानीनो में जो डिफरेंस आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एलनीनो और लानीना में डिफरेंस अगर पूछा है तो हमारे लिए अच्छी कौन सी है, तो वह है लानीना, ना कि एलनीनो, ठीक है। ये ट्रेड विंड जो होती है वो वीक होती है यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर ट्रेड विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, देन द नॉर्मल। वार्मर रहता है अगर बात करें यहाँ पर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक, यानी कि जो साउथ अमेरिका वाले रीजन में, जिसकी वजह से वहां पर बारिश होती है। कोल्डर वाटर रहता है यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी। रिड्यूस करती हैं अपवेलिंग का प्रोसीजर, जिसकी वजह से एक तरीके से लेस फीड होती है, यानी कि अपवेलिंग जब नीचे से पानी ऊपर आता है तो यहाँ पर कई सारे न्यूट्रिशन लेकर आता है, जिसकी वजह से मछलियों का फायदा होता है। पर लेकिन यहाँ पर अपवेलिंग बढ़ जाती है, ये पॉजिटिव साइन दिखाता है। वीक करता है इंडियन मॉनसून को लानीना, एलनीना, और यहाँ पर ये बेटर करता है, बल्कि नॉर्मल से और ज्यादा है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एलनीनो जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली आती रहती है, क्योंकि ये बुरी चीजें हमेशा, बुरी चीज जल्दी जल्दी आती है ना लाइफ में, अच्छी चीज बड़ी ही रेयरली आती है, जिसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है तब आती है। तो लानीना अच्छी है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अपने आप नहीं आती है, ला यानी कि पकड़ के ला, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो जियोग्राफी का बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ से, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। ये एक ऐसी न्यूज है जिसको आप लोग हिस्ट्री के साथ में, आर्ट एंड कल्चर के साथ में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। आप लोगों ने फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में सुना होगा, एक तरीके से राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, कि उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ताकि गरीब तबके को अगर खिलाया जाए तो उसको हेल्दी प्रोडक्ट मिल सके खाने के लिए। पर लेकिन ये अभी नहीं हुआ है यहाँ पर, ये आप लोगों को पुराने टाइम पर भी देखने को मिलेगा।
जो माया पीपल है, माया मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जो मैक्सिको के पास में, यहाँ पर आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा या ग्वेटमाला के आसपास में, जहाँ पर एक तरीके से मायन जो यहाँ पर लोग रहा करते थे, ये जो इस पर्टिकुलर एरिया के जिसको मायन सिविलाइजेशन बोला करते थे, तो इस पर्टिकुलर एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर लोग जो थे वो केमिकल प्रोसीजर किया करते थे मेज यानी कि मक्का को लेकर, तो मक्का को लेकर यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं और उसके बारे में अभी स्टडी की गई और बातें सामने निकल कर आई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है इसको यहाँ पर निक्सटमलाइजेशन के नाम से यहाँ पर जाना गया, और इसी के साथ में यहाँ पर इंडोर टॉयलेट भी देखने को मिले इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो युकेटन जो ये पेनिसुला है, पेनिसुला एक ऐसा एरिया हो जाता है तीन साइड से जो पानी से घिरा होता है, तो युकेटन पेनिसुला आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीचे। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो मीजो अमेरिकन जो लोग रहते थे उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इनके जो ड्यूरेशन था वो 600 से लेकर 800 एडी है, हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से नॉर्मली, ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछा जा सकता है। ड्रोथ सेंसिटिव क्रॉप नॉर्मली यहाँ पर उगाई जाती थी, कॉर्न्स हो गई और बीन्स वगैरह हो गई। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, और यहाँ से कई बार मैच कर आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। बात की जा रही है पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में और कहां पर वो पाई जाती है, जैसे इनकन हो गई, इनकन सिविलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये इक्वाडोर, पेरू और चिली यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर यहां पर ये पाई जाती है। एज़टेक सिविलाइजेशन मैक्सिको के अंदर पाई जाती है, जो कि अभी आप लोगों को मैंने मैप में भी दिखाया यहाँ पर, ठीक है, ये मैक्सिको हो गया। इसी के साथ में रोमन सिविलाइजेशन आप लोगों को रोम इटली वाले एरिया में देखने को मिलेगी। पर्शियन ये बेसिकली ईरान का नाम यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में एंशियंट ग्रीक, तो ग्रीक वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई। एंशियंट इजिप्टन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट कंट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों को पाकिस्तान और इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर, और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के अंदर भी आप लोगों को नजर आएगी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ पर इराक, सीरिया और तुर्की, तुर्की को हालांकि आज के डेट में तुर्कीये बोला जाता है, ठीक है, उसने अपना नाम चेंज कर लिया तुर्कीये ठीक है, तो यहाँ पर ये सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैच करने के लिए कई बार पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत में आ जाएगी बात। अब जैसे हिस्ट्री की बात यहाँ पर की जा रही थी, पर लेकिन अभी यहाँ पर इसको आप लोग ज्योग्राफी के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं वो सब चीजें, ठीक है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात भी की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पोर्शन उसी से आएगा, कहीं भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो होना चाहिए 21 से लेकर 27 तक का, हाई रेनफॉल वाला एरिया, सोयल जो होनी चाहिए ओल्ड एलुवियल यानी कि जो अच्छी खासी उपजाऊ सोइल होती है, में जो होता है फूड और फोडर दोनों के तरीके से यूज किया जाता है। अमेरिका में यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पर अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका इसका क्या करता है, इतना क्यों प्रोड्यूस करता है, अगर आप लोगों से पूछूं, चलिए बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। हमारे देश में यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कर्नाटक में दूसरे नंबर पर, राजस्थान में तीसरे नंबर पर, महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर, इसी के साथ में बिहार में 5वें नंबर पर, ये उत्तर प्रदेश 6ठे, मध्य प्रदेश 7वें और हिमाचल प्रदेश 8वें। तो ये टोटल ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मक्का पाया जाता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज यानी कि मक्का का। इसी के साथ में यहाँ पर 4% जो वर्ल्ड की मेज है, मेज का जो एरिया है 2% जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है, ठीक है। 7वें नंबर पर है, पर दुनिया का 4% एरिया और 2% प्रोडक्शन हमारे देश से निकल कर आता है। इसलिए बेसिक चीजें याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिला तो बता देता हूं। नॉर्मली यहाँ पर फ्यूल बनाने के लिए, जैसे एथेनॉल वगैरह बनाने के लिए काफी लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के अंदर में, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर अभी यहाँ पर लगभग 5000 साल पुराना एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं यहाँ पर रखीगढ़ी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और वहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, इस तरीके से कंकाल वहां से निकाले गए, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया था। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये कई सारी चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ से भी कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर चीजों को आइडेंटिफाई किया गया और बोला गया यहाँ पर जो यहाँ पर जो ज्वेल्स होते हैं यानी कि ज्वेलरी मेकिंग जो होती है वो भी इनके द्वारा यहाँ पर की जाती थी, यानी कि जो ऑर्नामेंट्स वगैरह भी कुछ यहाँ से देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अब इसके बारे में बात करें तो रखीगढ़ी जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टार्ट किया गया था, जिनका नाम है यहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है याद रख सकते हैं इस तरीके से आप, इनका नाम अमरेंद्र नाथ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर लार्जेस्ट हड़प्पा की साइट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो यहाँ पर सरस्वती रिवर का जो फ्लड प्लेन बेसिकली एरिया था उसमें ये लोकेटेड है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली अगर आप लोगों ने ढंग से एंसेंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसका नाम जरूर सुना होगा। उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नाम इंडस रिवर के ऊपर रखा गया और इसकी बहुत सारे एरिया पाए जाएंगे, खासकर जहां जहां से इंडस रिवर या फिर उसकी जो सहायक नदियां हैं बहती हैं, उस सारे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती है। इसलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। यहां पर सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई की गई तो पहली साइट 1921 में मिली थी और दयाराम जी की कृपा से यहां पर मिली थी, दयाराम साहनी। अगर बात करें आईवीसी तो इंडस बैंक पर नजर आती है। जैसे आईवीसी इंडस बैंक पर नजर आती है ऐसे ही कई सारी और यहां पर सिविलाइजेशन है, उनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सी रिवर के किनारे पर है। ये स्टेट पीसीएस बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि इंडस वैली होगी इंडस रिवर पर, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है नाइल रिवर पर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है यहाँ पर बैंक ऑफ टिग्रिस और इसी के साथ में यूरोफेट रिवर, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग हो रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये रिवर के पास में क्यों नजर आती है सिविलाइजेशन, उसका बेसिक रीजन ये है कि पुराने टाइम पर लोग थे पहले घुमक्कड़ थे, फिर बाद में उन्होंने रहने स्टार्ट किया, खेती बाड़ी करना स्टार्ट करी, अपने पशु पालने स्टार्ट किए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट पानी की होगी क्योंकि उस टाइम पर तो टुल्लू पंप थे नहीं उनके पास में कि पानी कहीं से कहीं उठा कर ले जाएं या फिर नीचे बोरिंग कर और समर सेबिल लगाकर पानी निकाल लें। आज के में तो वाटर टेबल हम लोगों ने बर्बाद कर डाला, पर पुराने टाइम पर ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए नदियों के किनारे पर उनको रहना पड़ता था। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये आप लोगों के लिए डाल दी गई यहाँ पर स्लाइड, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर 2-4 बार देख लेना। जैसे हड़प्पा हो गई, ये कहां पर लोकेटेड है और कौन सी रिवर के किनारे पर है, मोहनजोदारो कहां पर लोकेटेड है, तो इस तरीके से सारी साइट आप लोगों की डाली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए। जैसे कि अगर आप लोग पर्टिकुलर एरिया से आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर नहीं, आप लोग हरियाणा से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, ठीक है, इसी के साथ में पाकिस्तान से तो कोई नहीं है ना हिसार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, तो ये मैच करने के लिए आप लोगों से कई बार आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो अच्छे से आंसर आप लोग कर पाओगे। ओके, कई सारे मार्शल आर्ट फॉर्म जो अभी यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेंगे, अभी न्यूज में था क्योंकि कश्मीरी में जो लव दिखाया गया ये था यहाँ पर थंगता को लेकर, तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में आ गया और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी वेरियस मार्शल आर्ट जो है इंडिया में अलग अलग राज्य से निकल कर आते हैं, जैसे जो कश्मीर में लव मिला थंगता को, ये थंगता बेसिकली मणिपुर से निकल कर आता है। इसी के साथ में यहाँ पर लाठी खेला, ठीक है, तो लाठी खेला आप लोग बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल से, ये गटका बेसिकली पंजाब से, कलिरिया पट्टू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विद्युत जयमाल जो आते हैं निकलकर, ये है केरला से। इसी के साथ में बात की जा रही है मलाखंबा, ये मध्य प्रदेश से, सीलाबम ये तमिलनाडु से, काथी समूह ये आंध्र प्रदेश से, मुस्ती युदा ये वाराणसी से, सिक्या कश्मीर से, इसी के साथ में पाइखा अखाड़ा ये उड़ीसा से। तो ये कई बार मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ सकते हैं, तो ये किस किस फॉर्म से आ सकते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप लोग देखोगे थोड़ा सा उठाकर इसको, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये कल्चर का भी पार्ट बन जाता है हिस्ट्री के साथ में, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो भी आर्ट फॉर्म होते हैं ये एक तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इस इंसान को, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं बॉडी के अंदर में, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आते हैं एक तरीके से, और इसी के साथ में हम्बलनेस बनाते हैं क्योंकि उनको पता है सामने वाले को जरा सी देर में धूल चटा देंगे, तो उनको लगता है कि सामने वाला ज़्यादा बोलेगा तो मतलब एक तरीके से पता है कि हम लोग इसको ठीक कर ही देंगे। डिसिप्लिन आता है लाइफ में, फोकस आता है, रेस्पेक्ट आती है, ऑनेस्टी आती है, सेल्फ स्टीम आती है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है, सेल्फ डिफेंस आता है। कोई भी मार्शल फॉर्म आर्ट अगर आप लोगों के एरिया में आता है तो आप लोगों को सीखना चाहिए, और खासकर लड़कियों को जरूर सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। अभी यहां पर गुजरात के अंदर एक ऐसी बीमारी देखने को मिली जिसकी वजह से 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 1229 जो कैटल हैं वो बीमार हुए, यहां पर इन्फेक्टेड हुए LSD बीमारी से, जिसका नाम है लुम्पी स्किन डिजीज। ये बीमारी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो बीमारी है इसके अंदर काफी ज्यादा इशू निकल कर आते हैं, जो पर्टिकुलर जो फफोड़ा टाइप का होता है ये आगे फूट जाता है और फिर यहाँ पर ये एक तरीके से गलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जानवर की जान तक चली जाती है। तो ये जो बीमारी है यहाँ पर इसकी वजह से लगभग 39 या फिर 40 आप लोग बोल सकते हैं अलग अलग रीजन में एनिमल की डेथ भी हुई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा शेयर किया गया पंचायत के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर इसके बारे में पता चला। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर इसके परिवार के बारे में बात करें तो यह है पॉक्स पेरिडे। तो यहाँ पर पॉक्स पेरिडे जो बेसिकली इन्फेक्शन जो ये वायरस की वजह से होता है,
ये इस परिवार से निकल कर आता है और सबसे पहले जाम्बिया के अंदर इसको 1929 में पता चला था। हमारे देश में पहली बार 2019 में ये आप लोगों को देखने को मिला उड़ीसा के अंदर में। इसकी वजह से फिर कई जगह चीज़ें फैली, फीवर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा, दिक्कतें यहाँ पर स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, ये इस तरीके की जो ये फुंसे वगैरह बन जाती है, इशू देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात की जाए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। अगर हो जाए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके कई बार क्या होते हैं यहाँ पर इन्फेक्शन जो होता है डेवलप होता है साइन अर्ली 6 to 9 डेज के अंदर में। ठीक है, जिसके बेस पर फिर यहाँ पर दिक्कतें होनी स्टार्ट होती हैं, तो स्टार्टिंग में ही प्रिवेंशन के चलते काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अभी पोलियो वायरस का केस देखने को मिला हमारा देश में कोलकाता के अंदर में। तो ये बोला गया कि यहाँ पर ये जो केस है, ये जो वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस का केस आप लोग यहाँ पर देखने को मिला। तो बोला गया कि यहाँ पर ये जो केस है जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने को मिली, पूरे देश में न्यूज़ फैल गई कि पोलियो तो देश के अंदर से खत्म हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो हाईली इन्फेक्शियस जो वायरल डिजीज है जो कि लोग एक तरीके से नर्वस सिस्टम को बेकार कर देती है। ठीक है, इंसान की बॉडी को बर्बाद कर देती है। तो पोलियो के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन ड्राइव्ड यानी कि वैक्सीन से होने वाला पोलियो वायरस, यानी कि आप लोगों को पता है जब वैक्सीन इंसान को दी जाती है तो वो एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर मरा हुआ वायरस या फिर डीएक्टिवेटेड वायरस डाला जाता है। अगर वो कई बार बच्चे के इम्यून सिस्टम पर भारी पड़ जाता है और वो उसको इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन देखने को मिलेगी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देखने को मिलती है। इंडिया के द्वारा रिसीव किया था पोलियो फ्री सर्टिफिकेट 2014 में, यानी कि 2011 में केस आने बंद हो गए थे। 3 साल का इंतजार किया और 2014 में हम लोग को पोलियो फ्री बना दिया गया। तो जीरो पोलियो के केसेस निकल कर सामने आते हैं, पर लेकिन आज की डेट में भी यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। साफ सफाई रखना, इसी के साथ में गुड क्वालिटी ऑफ फूड वगैरह अच्छे से अपना बॉयल, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो यानी कि अगर साफ सफाई से इंसान रहे तो ये बीमारी को रोका जा सकता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये अंडर 5 जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर काफ़ी ह्यूज इंपैक्ट डालता है, इसलिए 5 साल तक के बच्चों को बार बार बोलते हैं कि पोलियो का टीका लगा लेना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज अगर बात करें यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद रखते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट देती है। 6 इसके ऑफिस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया के अंदर जो है वो याद रखेगा दिल्ली के अंदर है, साउथ एशिया वाला। बाकी इसके अलावा कोंगो के अंदर है, डेनमार्क के अंदर है, इजिप्ट के अंदर में, फिलीपीन के अंदर में है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और टोटल मिलाकर 6 ऑफिस हैं, जो कि मैंने बता दिए रीजनल, और एक जो मेन ऑफिस है वो है जनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है, ये हेल्थ के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी यहाँ पर बात करें तो रो वाडे करके यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस निकल के आया, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन निकल के आया कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक तरीके से जो आज की डेट में कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहेगा, तो अलग अलग स्टेट है यूएसए के अंदर, टोटल मिलाकर 50 स्टेट है, तो वो डिसाइड करेंगे अपने आप कि उसके लिए क्या कानून बनाना है। यानी कि प्रेगनेंसी को लेकर यूएसए जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे देश में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होने के लिए ज्यादा लिबरल कानून है, जबकि यूएसए में अब टाइट कर दिए गए हैं। स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये मानता है कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये उनके कानून के हिसाब से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। देखिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जो है वो नेगेटिव माना जाता है अगर यूएसए के हिसाब से आप लोग बातें करते हैं। तो हमारी कंट्री में जो पहले कानून था 1971 का, और जो अभी 2021 में अमेंडमेंट करके लाया गया, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले यहाँ पर ये मैरिड कपल ओनली जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते थे, पर अब अनमैरिड भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बोला गया उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, उनका खुद का अधिकार है। पार्ट 3 के अंदर संविधान के अंदर आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर वो अपनी लाइफ को, अपनी प्राइवेसी को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अनमैरिड वुमेन भी यहाँ पर अब इसके अंदर कवर कर ली गई है। पहले 20 वीक था, पर लेकिन अब 24 वीक कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई रेप सर्वाइवर है यहाँ पर, खासकर उसके लिए, क्योंकि कई बार रेप होने की वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है। 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, लेकिन 20 वीक की करना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर अब 20 वीक की करना है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, और अगर 20 से लेकर 24 वीक के अंदर में है तो यहाँ पर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर 24 वीक के बाद भी कोई कंडीशन बन रही है बोरी अनफॉर्चुनेट, तो फिर मेडिकल बोर्ड लगेगा उसको अप्रूवल देने के लिए। अगर कोई यहाँ पर इसको फॉलो नहीं करता है तो 1,00,000 रुपए का फाइन है, पर लेकिन यहाँ पर तो जेल
और यहाँ पर फाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है 1 साल तक का, ठीक है। तो यहाँ की जेल भी है अभी यहाँ पर। तो ये बेसिक है हमारे देश के कानून, यानी कि हमारे देश में अलाउ कर दिया गया, पर यहाँ पर अभी स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि स्टेट खुद डिसाइड करेंगे, 50 जो स्टेट हैं, कि वो कैसे इस कानून को लेकर अपने देश में चलते हैं। एक बीमारी रिसेंटली अभी न्यूज में आ गई जिसका नाम था ब्लैक डेथ। पुराने टाइम पर अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरी बॉडी के ऊपर चित्ते हो जाते हैं, जैसे जानवर की बॉडी पर आप लोगों को मैंने दिखाए थे, यहाँ पर चित्ते हो जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ये वाली कंडीशन ऐसे इंसानों की बॉडी पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये बीमारी है जो कि ब्लैक डेथ, इसको अगर किसी इंसान को हो जाती है तो उस इंसान की डेथ यहाँ पर हो जाती थी। तो यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश की गई अभी यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर में, तो कई सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिले। वैसे पहले तो ये न्यूज़ में रहती थी जब ये पहली बार बीमारी 1938 या वो 1338 या फिर 1339 में, पर अभी 7 से 8 सालों में कई जगह वर्ल्ड में पार्ट में अलग अलग जगह देखी गई। वेस्टर्न एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यहाँ पर कई जगह देखने को मिली। ये बेसिकली यर्सीनिया पेस्ट जो है यहाँ पर ये इसकी वजह से होती है। यर्सीनिया पेस्ट यहाँ पर ये बीमारी फैलाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे चूहे वगैरह हो गए, उनकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती है। सिम्टम्स क्या है यहाँ पर, इंटेंस फीवर होता है और वोमिटिंग होती है, यानी कि खून की उल्टी आती हैं। और मैक्सिमम जो विक्टिम है, इसको ब्लैक डेथ इसलिए बोला गया कि मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर वो 2 से लेकर 7 दिन के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो कजाकिस्तान में यहाँ पर ये सबसे पहले देखने को मिली थी बीमारी, ठीक है। तो कजाकिस्तान जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया के लिए भी। हम लोग रिसोर्सेज के लिए इन कंट्रीज के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो कई बार न्यूज़ में रहती है, जैसे नुपुर शर्मा का केस आया तो न्यूज़ में आ गई, जैसे यहाँ पर अगर हिजाब वाला इशू आया तो न्यूज़ में आ गई, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 वाला इशू आया तो न्यूज़ में आ गई, ठीक है। तो हर बार ओआईसी जो है वो न्यूज़ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जाकर उंगली लगाता है ओआईसी के मेंबर को और उसके बेस पर ये इंडिया के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं। ओआईसी का जो गठन किया गया था ये 1969 में किया गया था, यहाँ पर ये फाउंड किया गया था। ओआईसी का जो चार्टर आया फिर इसका 3 साल बाद में, यानी कि 1972 में इसका चार्टर आया। टोटल मिलाकर 57 मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं। वैसे 30 इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। की बॉडी है इसके अंदर काउंसिल जो फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, जनरल सेक्रेटरीट है, इस्लामिक समिट आप लोग को देखने को मिलती है, और ये यहाँ पर कमिटीज के द्वारा बनाई जाती है। वो सब अलग चीजें, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है कहने के लिए यहाँ पर ओआईसी जो है वो मुस्लिम जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, पर लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। बांग्लादेश के द्वारा बोला गया था, इंडिया को इन्वाइट किया गया था इसका पार्ट बनने के लिए, पाकिस्तान ने रोड़ा अड़ा दिया। अभी आप लोग देखते हैं इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं, लगभग 12% या फिर 13%। दूसरे नंबर पर पाया जाता है पाकिस्तान में और तीसरे नंबर पर है इंडिया में, थोड़े से ही कम है, ठीक है। बांग्लादेश में फिर चौथे नंबर पर, और अरब वर्ल्ड में लगभग 20% मुस्लिम पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी कि इससे ज्यादा मुसलमान तो हमारे देश में, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? होने वाला है कि हम तुम्हें पक्का मुसलमान कैसे मान ले, गदर मूवी का डायलॉग। तो वही बातें हैं यहाँ पर। तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर जब बातें की जाती हैं तो यहाँ पर ओआईसी जो है यहाँ पर ये भड़क जाता है कई बार और बोलता है कि यहाँ पर हम लोग मुस्लिम को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके चलते ये न्यूज में आ जाती है। इंडिया जो है उसकी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो 45वां सेशन हुआ था 2018 में, जब बांग्लादेश के द्वारा इंडिया को बुलाया गया, ठीक है। और यहाँ पर शुड बी गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस, बट पाकिस्तान ने उसको अपोज किया। पर 46 सेशन में यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो है 2019 में उनको इन्वाइट किया गया गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, तो हम लोग वहाँ पर गए पार्टिसिपेट करने के लिए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है वो अफगानिस्तान में जो मुद्दा हो रहा है उसको सपोर्ट करने की बात करता है कि किस तरीके से उनकी हेल्प की जाए। तो ये 1975 में बनाया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर जो जद्दा जो सऊदी अरेबिया के अंदर हेडक्वार्टर, और 56 कंट्री आप लोगों को इसकी मेंबर देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओआईसी के बारे में बात की जा रही है। बाकी ये देश है जो कि यहाँ पर इसके मेंबर आप लोगों को नजर आते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली 30वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इंडिया और इजराइल की, और ये कुछ ऐसा यहाँ पर सिंबल भी बनाया गया, ठीक है। आप लोग देखते हैं 30 को कैसे लिखा गया है, हमारी कंट्री के फ्लैग से चक्र निकाला गया, इजराइल का कनेक्शन यहाँ पर, इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप, इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिखा गया। इजराइल काफी इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए। आप लोग अगर मैप में देख पा रहे हैं तो ये है इजराइल। इजराइल के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे गोलन हाइट के बारे में। ये सीरिया का पार्ट है, पर लेकिन इजराइल इतना ताकतवर कंट्री है यहाँ पर, वो बोलता है कि मेरा है तो मेरा है, कोई आएगा नहीं। डेड सी के बारे में अगर कोई पूछ ले तो वेस्ट बैंक यानी कि पैलेस्तीन, इसी के साथ में इजराइल और जॉर्डन हो गया एक साइड में, इसके कनेक्टेड आप लोगों को डेड सी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि मेडिटेरेनियन सी के साथ में ओपन बॉर्डर है, और यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो ओपन है या फिर क्लोज्ड है। तो इस तरीके से मैप आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ऊपर लेबनान आप लोगों को देखने को मिलेगा, गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पर ये बेसिकली वेस्ट बैंक को मिलाकर पूरा पैलेस्तीन बनता है, जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा सदमे में भी रहता है।
इंडिया के रिलेशन जो है पहले खुल्लम खुल्ला नहीं थे, पर अब खुल्लम खुल्ला है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था ऑफिशियली 1950 में। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में आए। यहाँ पर इकोनॉमिक जो कमर्शियल रिलेशन है लगभग 200 मिलियन के करीब 1992 में, पर अभी यहाँ पर 4.14 मिलियन यहाँ पर बिलियन हो चुके हैं, मिलियन से बिलियन, ठीक है। इसराइल जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया के अंदर में, 7th लार्जेस्ट ग्लोबली। इसी के साथ में इंडिया जो है लार्जेस्ट बायर है मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इसराइल। सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया इसराइल है, ये आफ्टर रसिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसराइल। 2021 में यहाँ पर ए 3 ईयर जो वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इसी के साथ में इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसके ऊपर भी काम किया गया, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसराइल के द्वारा ज्वाइन किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। थाईलैंड के द्वारा अभी लीगल कल्टीवेशन अलाउ कर दिया गया है मैरुआना। हिंदी में वैसे इसे मैरुजुआना बोलेंगे, पर लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन मैरुआना बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हुआ क्या है, यहाँ पर अभी रिसेंटली थाईलैंड के द्वारा इसको लीगल कर दिया गया। जैसे नॉर्मल खेती करते हैं तो वैसे यहाँ पर इसकी नॉर्मल लीगल खेती यहाँ पर की जा सकती है। मैरुआना या फिर कोई नशीला पदार्थ भांग धतूरा जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अगर बात करें तो अभी रिसेंटली कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो अभी बात करें तो ये खासकर जो मैरुआना है यहाँ पर ये कई जगह यूज किया जाता है, जैसे कैनबीज भांग वगैरह हो गए। तो मेडिकल एक तरीके से पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, एक तरीके से रिलीजियस पर्पज के लिए, स्मोकिंग के लिए, खाने के लिए, कई दवाइयों में अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका एडिक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट नेगेटिव इफेक्ट डालता है। लीगल स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल ओपियम कन्वेंशन है इसके लिए 1925 का। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का। और भांग गांजा या फिर चरस जो है वो इनलिस्ट किया गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में। तो ये हमारी कंट्री में और इंटरनेशनल लेवल पर कानून है जिसके तहत यहाँ पर इसको गाइड किया जाता है। अभी आर्यन खान का केस आप लोगों को देखने को मिला, इसी के चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में भी आ गई थी चीजें। और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें जो मैरुआना है उसके लीगल स्टेटस के बारे में आप लोगों से पूछे यहाँ पर, तो आप लोग देखते हैं लीगल इन सम कंट्रीज, जैसे काफी डार्क है तो वहां पर लीगल आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी डीक्रिमिनलाइज है, यहाँ पर इनकंसिस्टेंटली इन्फोर्स किया जाता है, और इलीगल है, कोई डेटा नहीं है। तो अलग अलग देश में अलग अलग तरीका पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर अगर पूछे कि गोल्डन क्रिसेंट क्या है यहाँ पर, तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जब खेती की जाती है अफीम की, तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है। इंडिया बीच में आ जाता है, दिक्कत रहती है यहाँ पर। इसी के साथ में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, यहाँ पर भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री को लड़ना पड़ता है इनके साथ में काफी लार्ज स्केल पर अपने देश में से ऐसी हरकतों को रोकने के लिए, जिसकी वजह से बार बार न्यूज में भी आता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अभी एक डेटा प्रस्तुत किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पुअर्टी इन इंडिया, हमारे देश में गरीबी के बारे में। तो बोला यह गया कि इंडिया के अंदर गरीबी जो है वो थोड़ी कम हो गई है 2011 के साथ में कंपेयर करते हैं 2019 में। पर लेकिन 2019 में कंपेयर कर रहे हैं ये, अभी यहाँ पर 2020-21 का डेटा आप लोगों के सामने नहीं है। कोविड-19 के टाइम पर तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो 22.5% थी, अब 10.2% हो गई है इनके हिसाब से अगर बात करें, ठीक है। तो डिक्लाइन हुआ है, खासकर अगर बात करें कंपेरेटिवली काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है रूरल एरिया में। तो पुअर्टी अगर बात करें इंडिया के अंदर में डिक्लाइन हुई है लास्ट डेकेड के अंदर में, बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली, यानी कि जितनी पहले हुई थी इतनी डिक्लाइन नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी देखी जाती है, हेल्थ में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में। तो हेल्थ में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि क्या खाना पीना, और इसी के साथ में बच्चों की डेथ हो जाती है। ईयर ऑफ स्कूलिंग, अटेंडेंस, स्कूल में जा रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है। कुकिंग, फूड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसिड्स। तो 5 यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है, 6, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 10 ये आप लोगों को इस तरीके के इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। 4 जो यहाँ पर डायमेंशन से निकल कर आते हैं, इसके बेस पर चेक किया जाता है कि पुअर्टी क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ये रिलीज किया जाता है, यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ओपीआई कोलैबोरेट करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पुअर्टी के बारे में ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया नया, I2U2। I2U2 यानी कि इजराइल और इंडिया I2, यूएई और यूएसए U2। तो ये एक तरीके से इसको क्वाड भी बोला गया। दूसरा क्वाड जो कि यहाँ पर एक तो नॉर्मल क्वाड है, उसके अंदर बताया कौन कौन से मेंबर है, यहाँ पर एक अलग क्वाड बन गया। यूएसए के द्वारा फर्स्ट समिट यहाँ पर अभी देखने को मिली 4 कंट्री की, जिसमें मिलकर पार्टिसिपेट किया गया। तो जो बाइडेन के द्वारा यहाँ पर ये इसके बारे में यहाँ पर बात की गई।
और ये बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जब से अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड में क्या था, यूएई और इजराइल के रिलेशन नॉर्मल किए गए। तो इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट एशियन क्वाड, जिसके चलते यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी हब, फूड, और इसी के साथ में वर्क करेंगे टुगेदर। और सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, अब्राहम अकॉर्ड एक तरीके से एडवांस होगा और यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा मार्केट का, और अलायंस जो है पॉलिटिकल और सोशल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा न्यूज में। आज 4 कंट्री के बारे में I2 U2 आप लोगों से कोई पूछ बैठे एग्जाम में, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया और नेपाल के चलते यहाँ पर एक हाइडल प्रोजेक्ट काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसका नाम था वेस्ट सेती। नियरली 4 साल तक यहाँ पर ये इसके द्वारा यहाँ विड्रॉ कर लिया गया चाइना के, फिर इंडिया के द्वारा ये प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंडिया के हाथ में ये प्रोजेक्ट, पर लेकिन प्रॉपर इस पर काम नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो थोड़ा सा आराम आराम से काम करता है। तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है वो इसको आगे लेकर चलने की बातें कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेती रिवर पर है यहाँ पर ये। तो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ये नेपाल 31 पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेपाल को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से न्यूज में था। बाकी काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरिया, ये ऐसे रीजन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मैप को लेकर कई बार न्यूज में आ जाते हैं। तो सेती रिवर यहाँ पर और ये यहाँ पर बात की जा रही है करनाली रिवर के बारे में, एग्जैक्टली ये देखने को मिलेगी। वेस्ट सेती डैम भी इसके ऊपर है यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इजराइल के 30 ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट किए, और इसी के साथ में यहाँ पर 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इंडिया और आसियान के डिप्लोमेटिक टाई की। 24th मीटिंग में यहाँ पर आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग देखने को मिली। की हाइलाइट्स के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इंडिया आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर ये इंडिया आसियान एक्शन प्लान के बारे में 2021 से लेकर 25 तक का है। काफी सिग्निफिकेंस है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए, और हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए। बात करें आसियान के बारे में तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। 8 अगस्त 1967 में बनाई गई थी, बैंकॉक में इसका एक तरीके से उद्घाटन किया गया। आसियान डिक्लेरेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बैंकॉक में बनाई गई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये फाउंडिंग मेंबर है। बाकी ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ये बाद में जुड़े। 1984 में ब्रुनई बेसिकली, ठीक है, वियतनाम जुड़ा 1995 में, लाओस और म्यांमार याद रखिएगा 1997 में, खासकर म्यांमार काफी ज्यादा न्यूज में भी है, इसलिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कंबोडिया 1999 में आप लोगों को देखने को मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। वैसे एक चार्टर भी काफी ज्यादा यहाँ पर वायरल हुआ था कि यहाँ कैसे कैसे यहाँ पर इंडिया और आसियान के रिलेशन आगे बढ़े। 1993 में सेक्टोरल डायलॉग था, ठीक है, सेक्टर ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही थी। 1995 में फुल डायलॉग पार्टनर बन गए, फिर आगे चलकर ज्वाइन कर लिया आसियान रीजनल फोरम को। इसी के साथ में 2002 में समिट लेवल पार्टनरशिप हुई। आगे चल के बाली के अंदर और चीजों को आगे बढ़ाया गया, कई सारे फ्रेमवर्क आए। 2004 में पार्टनरशिप हो गई फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, शेयर किया गया प्रोस्पेरिटी को। और अभी इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2010 से। तो ऐसे ऐसे रिलेशन यहाँ पर आगे बढ़े दोनों कंट्री के। ये न्यूज इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। 12th मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली इंटरपोल की मैच फिक्सिंग को लेकर, जिसको मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स, तो यहाँ पर सीबीआई के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मैकोलिन कन्वेंशन, तो ये याद रखिएगा। मैकोलिन स्विट्जरलैंड में है, 2014 में कन्वेंशन हुआ था मैच फिक्सिंग को कैसे रोकना है और कैसे प्रिवेंट करना है, या फिर कैसे पनिश करना है उन लोगों को जो कि यहाँ पर ऐसी हरकतें करें। क्योंकि अगर किसी मैच को फिक्स कर दिया जाए तो खेल जो गेम होता है वो पीस के लिए, शांति के लिए, एक दूसरे के साथ में रिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो फिक्स हो जाए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो 1 सितंबर 2019 में यहाँ पर ये फोर्स में आया, तो इसी के चलते यहाँ पर ये मीटिंग वगैरह होती है ताकि चीजों को सुधारा जा सके। स्नेक आइलैंड जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। अभी यहाँ पर यूक्रेन ने इसके ऊपर अटैक किया और रसिया ने बेसिकली इसको छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जिसको जेमिनी आइलैंड या फिर सरपेंट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। लगभग 35 किलोमीटर है यहाँ पर, ये ब्लैक सी से अगर थोड़ा डिस्टेंस पे जाएंगे स्नेक आइलैंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्रीमिया हो गया, ठीक है। तो ये ब्लैक सी जो है उसमें नजर आता है, जो कि वो सी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अटलांटिक ओशन में बुल्गारिया, इसी के साथ में जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, तुर्की और यूक्रेन ये सारे इसके साथ में टच करते हैं। दुआनबे, इसी के साथ में दैनीपर और दोन ये रिवर है यहाँ पर जो कि इसमें आकर गिरती हैं। ब्लैक सी लगभग यहाँ पर 4,36,400 स्क्वायर किलोमीटर का है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, यानी कि जमीन के अंदर एक वाटर बॉडी जो सबसे बड़ी है दुनिया में, तो वो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर जो सी ऑफ अजोव है यहाँ पर, और ये ब्लैक सी हो गया, करेच स्टेट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करते हैं।
बोस्फोरस स्टेट हो गया यहाँ पर, सी ऑफ मार्मरा हो गया ये वाला, डार्डेनेलिज स्टेट हो गया, ठीक है यहाँ पर ये वाला। तो ये एजियन सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ में डार्डेनेलिज स्टेट कनेक्ट करता है। बोस्फोरस जो स्टेट है यहाँ पर वो ब्लैक सी के साथ में यहाँ से कनेक्ट करता है। और ये सी ऑफ एजोव जो है वो मैंने दिखाई दिया, ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंडिया और वियतनाम का ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट निकल कर आया डिफेंस के फील्ड में 2030 के, यहाँ पर 2030 तक का अच्छे से काम करने वाले डिफेंस के फील्ड में। कल्चर के इसी के साथ में कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक या फिर डिफेंस के बारे में बात करें तो पैसेज एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया और वियतनाम के बीच में। इंडिया जो है वो 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वियतनाम का, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा वियतनाम पे। 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया अमंग आसियान। वियतनाम जो है 8th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट का और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर सिंगापुर इन आसियान। लगभग 11.12 बिलियन है यहाँ पर दोनों का व्यापार। कोविड-19 के चलते थोड़ा कम हुआ, पर फिर से चीजों को इंप्रूव करने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इसके जो अलाई हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, सॉरी यूएसए और उसके अलाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान यूके, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक की बात की जा रही है। इफेक्टिव एफिशिएंटली चीजों को लेकर चलेंगे। तो ब्लू पैसिफिक में यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो लिया गया इनफॉर्मल मैकेनिज्म थी, जिसके चलते यहाँ पर पैसिफिक आइलैंड फोरम यानी कि जो आइलैंड है पैसिफिक ओशन में उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे ताकि चाइना का दबदबा जो है उनके ऊपर यहाँ पर कम हो जाए। तो ये इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। ये ऐसे आइलैंड है जैसे कि यहाँ पर माइक्रोनेशिया हो गया, मेलेनेशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया पोलिनेशिया। तो यहाँ पर चाइना का दबदबा, चाइना चाहता है कि दबदबा बनाए, तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट न रहे और हम लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, क्योंकि चाइना अगर यहाँ पर आकर बैठता है तो ऑस्ट्रेलिया को भी दिक्कतें होने लगती है। तो उसकी वजह से ये बार बार न्यूज में आता है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप लोग सिप्री बोलते हैं, उसके द्वारा लॉन्च की गई सिप्री ईयर बुक 2022। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है किसके द्वारा लॉन्च की जाती है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसका नाम सिप्री है शॉर्ट फॉर्म में, उसके द्वारा बोला गया कि जो न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, तो टोटल 9 देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक का ये प्रोबेबली इंक्रीज होंगे आने वाले टाइम में, जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है न्यूक्लियर पावर। ऑल न्यूक्लियर वेपन जो है 90% अकेले रसिया और यूएसए के पास में आप लोगों को नजर आते हैं। सिप्री जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है यहाँ पर, जो कि कई सारी बातें बताती है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, किसके पास में हथियार है, कौन बजट बढ़ा रहा है, घटा रहा है। 1966 में स्टॉकहोम के अंदर इसको बनाया गया, एनालिसिस करने का काम करती है ताकि पॉलिसी मेकर जो है उसके हिसाब से पॉलिसी बना सके। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल में जो आम इंपोर्ट की बात की जाती है, फिर आम एक्सपोर्ट यानी कि हथियार खरीदना या फिर हथियार बेचना सबसे ज्यादा कहां पर होता है। तो सऊदी अरेबिया में लगभग 12% दुनिया के हथियार खरीदे जाते हैं, इंडिया में लगभग 9.2, इजिप्ट में 5.8, ऑस्ट्रेलिया में 4.9, चाइना में 4.3, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा 4.3। बेचने वालों में सबसे ज्यादा है यूएसए 36%, रसिया 21%, फ्रांस लगभग 8, जर्मनी लगभग 6 और चाइना लगभग 5। चाइना की अच्छी बात यह खरीदने वाला भी है और बेचने वाला भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया इजराइल काफी बड़ा रोल प्ले करता है जब इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसका नाम था ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 और ये पब्लिश की गई ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। टोटल जो ग्लोबल विंड कैपेसिटी है वो लगभग 837 ये गीगावाट यहाँ पर हो गई है। अगर बात करें जो विंड जो यहाँ पर ऑक्शन एक्टिविटीज हैं वो लगभग 153 हायर है देन 2020, यानी कि अभी यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं, पर लेकिन फिर भी कई सारे बैरियर हैं जिसे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। बैडली डिजाइन की जा रही है चीजें, ढांचागत प्रॉपर परमिशन नहीं मिल पाती है, ठीक है, कई कंट्री में। इसी के साथ में कई ट्रेड पॉलिसी जो है वो फेवर में नहीं है। हमारी कंट्री में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए ऑफशोर का मतलब क्या होता है। एक तरीके से यहाँ पर है ऑनशोर, ऑनशोर यानी कि जमीन के ऊपर बनाना, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें ऑफशोर होता है एक तरीके से जो लगभग पानी के अंदर जाना पर उसका बेस रहेगा जमीन के अंदर, और एक होता है फ्लोटिंग। तो ऐसे अगर विंड एनर्जी के ऐसे पंखे लगा दी जाए तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमारी कंट्री में मैक्सिमम आप लोगों को ऑफशोर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो यानी कि ये वाले आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। पानी के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग इसके ऊपर काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखते हैं। और अभी यहाँ पर इस फील्ड में बढ़ रही हैं चीजें, पर लेकिन इतना भी नहीं, कई सारी इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो थी वो लॉन्च की गई 2015 में, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो यहां पर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि आईएमडी के द्वारा ये रिलीज किया गया। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है यहाँ पर आईएमडी, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो ईयर है यहाँ पर, ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1989 में। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये बात करता है कि इकोनॉमी परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट की इफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस कैसा है और ढांचागत विकास कैसा है, उसके बेस पर ये प्रस्तुत किया जाता है। अच्छी बात यहाँ पर यह कि हमारी कंट्री की रैंक 43 थी, अभी यहाँ पर अच्छी हो गई है 37। सबसे टॉप पर डेनमार्क है, फिर यहाँ पर स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर, फिर स्वीडन, फिर हांगकांग, नीदरलैंड, ताइवान और चाइना, या फिर फिनलैंड, नॉर्वे और यूएसए। तो ये कंट्री है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है उसकी जो रैंक है उसने बॉटम से टॉप किया है 180वें नंबर पर। ये काफी बेइज्जती वाली बात है, खासकर इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि इस तरीके से हमारी रैंक क्यों रखी गई। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सबसे टॉप पर रहा वो था डेनमार्क। हमारी कंट्री की रैंक थी यहाँ पर 180, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ पर ये टोटल इंडिकेटर हैं जो कि यहाँ पर देखे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैसी है, प्रोटेक्टेड एरिया कैसे है, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें चेक की जाती है, जिसके बेस पर यहाँ पर रैंक निकाली जाती है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री की रैंक जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही यहाँ पर। खासकर अगर बात करें इन्वायरमेंट, हेल्थ, इकोसिस्टम, इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। डेनमार्क ने टॉप किया 2022 में, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड दूसरे और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिले। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में यहाँ पर ये पब्लिश की जाती है और पहली बार 2002 में पब्लिश की गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग याद रखिएगा, 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कई सारी और रिपोर्ट हैं जो इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, जहां से क्वेश्चन भी आप लोग के अक्सर पूछे जाते हैं। बात की जा रही है प्रिजनर स्टेटिक इंडिया रिपोर्ट के बारे में। जेल के अंदर में जो कैदी हैं उसके चलते यहां पर ये रिपोर्ट निकल कर आई, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो बोला गया कि प्रिजनर जो ऑक्यूपेंसी है वो रिड्यूस हुई है मार्जिनली। पहले यहाँ पर 120% थी यहाँ पर ऑक्यूपेंसी, अब 118 हो गई है। खासकर अगर बात करें पेंडेमिक ईयर में यहाँ पर नियरली ये मोर अरेस्ट हुए, लग रहा था कि कम हो गए पर लेकिन और हुए। उत्तर प्रदेश में 177% है, सिक्किम में 174, 174, उत्तराखंड में 169। ऑक्यूपेंसी जो है ब्लो है यहाँ पर एक तरीके से, जो है केरला के अंदर में, पंजाब, हरियाणा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जहाँ कैदी जो है ठूस ठूस कर भरे जाते हैं और जहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर जिवेला स्कीम लॉन्च की गई। यहाँ पर जो कैदी हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। एक लोन स्कीम भी यहाँ पर निकल कर आई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी था। तो इसके चलते भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें ग्लोबली 78.2 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो आउट ऑफ द यहाँ पर स्कूल है। यूएन की रिपोर्ट निकल कर आई यहाँ पर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और एक पर्टिकुलर 222 मिलियन ड्रीम के बारे में बात की जा रही है कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। अभी अफगानिस्तान का इशू देखने को मिला, म्यांमार का इशू है, यूक्रेन का इशू चल रहा है यहाँ पर। इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाहर रहे। तो 222 मिलियन जो यहाँ पर बेसिकली यानी कि 222 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो आज के डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। खासकर महिला काफी ज्यादा है यहाँ पर, यानी कि लड़कियां काफी ज्यादा हैं। ग्लोबली ये इफेक्टेड यहाँ पर हुए हैं। एजुकेशन प्रॉपर यहाँ पर मिल नहीं पा रही है, तो इसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है। उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो बोला गया था कि जो भी पैसा दे सकते हैं, जो अमीर आदमी है वो सामने आए निकलकर, और यहाँ पर इस एरिया में काम किया जा सकता है ताकि आज की डेट में हम लोग चीजों को सुधार सकें। तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में भी था। तो इसके चलते आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, G7 की मीटिंग आप लोगों को पता है अभी यहां पर देखने को मिली, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने की यहां पर बात की गई G7 कंट्रीज के द्वारा। इनके द्वारा GII ये आप लोगों को देखने को मिला PGII, यानी कि जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा दिया गया यहां पर जिसमें काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पर लेकिन कहने के लिए असलियत में यहां पर करते वर्ते हैं नहीं, बोल के निकल जाते हैं। G7 कंट्री के अंदर में यहां पर यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान देखने को मिलेंगे। एशिया से अकेला जापान है यहाँ पर। पहले G8 हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर जो इसको रसिया को बाहर निकाल दिया तो ये G7 हो गया। 2014 में रसिया को बाहर निकाला क्रीमिया के मुद्दे पर। बाकी यहाँ पर और भी कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। इंडिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, जो कि G20 कैटेगरी में आता है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसकी मीटिंग भी अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी।
जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेते हुए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो ये है G20 के बारे में। बाकी यहाँ पर G20 जो है 58% ग्लोबल नेट वेल्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ में 46% ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसी के साथ में बात की जा रही है नॉमिनल वैल्यूज के बारे में, बात की 32% ग्लोबल जीडीपी। तो ये सब परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, तो ये सारी बातें हैं कुछ कुछ जो रटनी नहीं है, पर लेकिन याद रखिएगा 1975 में इसको बनाया गया था। ये बेसिकली इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कॉमनवेल्थ मेंबर हैं उनके द्वारा डेकेडल ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की गई यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है लिविंग लैंड चार्टर, यानी कि एक तरीके से कैसे जमीन को रिस्टोर करना है। ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से रिस्टोर कैसे करना है, उसके ऊपर यहाँ पर ये काम करने की बातें कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ के जो मेंबर हैं वो एग्री हुए यहाँ पर लिविंग लैंड चार्टर के ऊपर, जिसके चलते डिग्रेडेड यानी कि खराब जमीन को सुधारा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में भी रही, तुर्की ने जो है अभी स्वीडन और फिनलैंड को नेटो डील के लिए अलाउ कर दिया गया, पहले यहाँ पर रोक रही थी। रीजन क्या था? रीजन ये था जो तुर्की है यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर कुछ लोग पाए जाते हैं जिनको कुर्द बोलते हैं, और वो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं तुर्की में से एरिया को निकालकर। तो तुर्की उसको लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था, इसलिए यहाँ पर वो चाह रहा था कि नेटो के मेंबर इनको नया बनाया जाए, पर लेकिन फिलहाल जो है उसको अलाउ कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज होगी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में आई थी। बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आप लोगों को, बेलारूस के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अलाइड कमांड ऑपरेशन बेल्जियम के अंदर है। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रहते हैं पॉलिटिकल, और आर्टिकल 5 जो है यहाँ पर ये बोलता है कि बात करता है कि इट स्टेट दैट इफ वन मेंबर, अगर किसी मेंबर को कोई अटैक करे यहाँ पर, तो उसके मिलकर सारे यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि एक तरीके से सब उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। ऐसा काम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा नेटो के बारे में। टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं इसके आज के डेट में, ये आप लोग बताइए। देखिए, आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, नेटो की वजह से रसिया और यूक्रेन भिड़ गए आपस में, तो इसलिए इसके बारे में मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, 75वीं एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है इंडिपेंडेंस को, उसको लेकर यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट सिस्टम का एक महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है और लॉन्च किया गया यहाँ पर फिनक्लूवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को याद रखना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट होने चाहिए। वैसे फिनक्लूवेशन का मतलब क्या है? ये चाहते हैं कि इनोवेटिव सोल्यूशन निकल कर आए जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, यानी कि लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट देखने को मिले। तो यहाँ पर बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट जो बैंक है यहाँ पर, तो इंडियन पोस्ट बैंक के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा इनके द्वारा, ताकि चीज़ों को यहाँ पर सुधारा जा सके। इंडियन पोस्ट पेमेंट जो 2018 में बनाया गया। आज के डेट में हमारी कंट्री में सारे जो पोस्टल सिस्टम है उनको बैंक के तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं। फिनटेक शब्द अगर यूज किया जाए तो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को साथ में लाया जाता है, जिसके चलते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पेमेंट सिस्टम, ये सारा बेसिकली ऐप वगैरह ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो उसका एक नेक्स्ट वर्जन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है कई बार। पी नोट एक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। नॉर्मली दो टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, एक को बोलते हैं एफडीआई और एक को बोलते हैं एफपीआई। एफडीआई जो होता है किसी कंपनी में आकर शेयर ले लेना, इन्वेस्टमेंट करना, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पर लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कहीं पर स्टॉक में आकर अपना इन्वेस्ट कर देना और फिर आते ही पैसे निकाल कर ले जाना। पर लेकिन ये भी जो है सेबी के अंदर रजिस्टर रहते हैं। पर लेकिन जब कोई इंसान अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे और वो कहीं भी रजिस्टर ना हो तो उसको बोलते हैं पी नोट, यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट। दुनिया भर का पैसा होता है इनके अंदर, इनके पास में, पर लेकिन ये रजिस्टर नहीं होते हैं। जो रजिस्टर होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी ये दुनिया भर का पैसा जो है वो हमारी मार्केट से खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ रहा है कि अभी रिसेंटली बहुत सारा पैसा ये खींच कर ले गए हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर में एक इतने थोड़ा सी टाइम के लिए यहाँ पर लग रहा है कि हमारे देश में पैसा नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियली चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। तो पी नोट, एफडीआई या फिर एफपीआई के बारे में पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड भी डाल दी यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। ये फिजिकल एसेट्स क्रिएट करने का काम करता है, यानी कि देश के अंदर में कुछ ना कुछ बनाया जाएगा, ढांचागत विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। ये फाइनेंशियल एसेट है, पैसा आएगा और पैसा लगाएंगे फिर ले जाएंगे, ऐसा। ठीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सेकेंडरी मार्केट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सेकेंडरी मार्केट में, ये प्राइमरी मार्केट में रहता है, इसलिए आप लोगों ने बोला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ निकल गए उनको खरीद लो, वो वाली चीजें हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन बन भी जाते हैं कई बार, तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1 जुलाई से प्लास्टिक जो वेस्ट जो है वो यहाँ पर बंद किया जा रहा था। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई थी।
तो यहाँ पर इसके चलते कई सारे और भी बातें यहाँ पर की गई। ऑलरेडी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन ये बंद कर चुके हैं, क्योंकि प्लास्टिक जब आती है तो लगभग यहाँ पर प्लास्टिक बैग जो है एक बार कोई लेकर आते हैं तो लगभग 20 साल तक पड़ा रहता है। कॉफ़ी कप जो है लगभग 30 साल तक, प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है लगभग 200 साल तक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो इसलिए इसको बंद करने की बात की गई और बोला कोई यूज़ करेगा तो उसके ऊपर फाइन तक यहाँ पर लगाए जाएंगे। 98% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फॉसिल फ्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, उससे निकाल कर लाए जाते हैं। 5 से 10% ग्रीन हाउस गैस जो होती है 2050 तक इसी से निकलेगी। प्लास्टिक को डिस्कार्ड करने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं आने वाले टाइम में, और काफ़ी वेस्ट भी जनरेट होता है, तो उसको रोका जाएगा। कोई नहीं रुकेगा तो फिर उसको यहाँ पर सुधारा जाएगा, ऐसी भी बातें की जा रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखते हैं कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। बोलते तो हैं पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ पर, मणिपुर के अंदर कैबुल लैमजो नेशनल पार्क है, उसके रेजिडेंट जो है वो अपोज करे थे रीलोकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपोज करे थे कि साइट को रीलोकेट किया जाए, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आया था, क्योंकि यहाँ पर जो डियर हैं जो कि यहाँ पर बारहसिंगे पाए जाते हैं उनको रीलोकेट करने की बात की। तो ये बोले कि ये जो यहाँ पर संगाई बोला जाता है नॉर्मली, इनको रीलोकेट करने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम ही इनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अगर यहाँ से रीलोकेट किया गया। तो इनको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये IUCN, CITES और इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पर। ये तो लैमजो नेशनल पार्क जो है ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक रामसर साइट का भी पार्ट है यहाँ पर, लोकतक लेक जो आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 1966 में यहाँ पर बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में यहाँ पर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। ये रामसर साइट के अंदर में रहा, हालांकि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी आ गया था 1993 में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, जब कोई रामसर साइट जो है उसकी घटिया खस्ता हालत हो जाती है तो उस टाइम पर क्या करते हैं, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। ऐसे नहीं कोई नशीला पदार्थ करता है कोई सेवन, कोई पर्टिकुलर पर्सन, उसको सुधार गृह में डालते हैं। तो यहाँ पर ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो एक तरीके से आप लोग इनका सुधार गृह बोल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है कि थोड़े टाइम के लिए कम से कम ये सुधार गृह में रहेगा तो चीज़ें सुधर जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कर लेंगे कि यहाँ पर इसको फिर से इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। एक वो था मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो ब्लैक सी को लेकर था वहाँ पर, कि अलाउ नहीं किया जाएगा किसको रसिया को कि वहाँ पर वो जहाजी बेड़ा लेकर आए यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन था। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन था, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और ये जो डियर है जिसको डांसिंग डियर बोला गया, इसको रूसर्वी LD के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट के बारे में बात की गई, जो कि पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी कि ग्लोबल लेवल पर काफ़ी बुरी दिक्कतें देखने को मिल रही है। चाइना, फिलीपीन, इंडिया में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो रिफ्यूजी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। रिफ्यूजी यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से भी हैं, अफगानिस्तान में इशू देखने को मिला, म्यांमार में, अभी यूक्रेन में, उसकी वजह से भी रिफ्यूजी बन रहे हैं। तो UN रिफ्यूजी एजेंसी जो है क्रिएट की गई थी 1950 में, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2 बार, 1954 और 1981 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिफ्यूजी कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। पहले कन्वेंशन आया, फिर प्रोटोकॉल आया। प्रोटोकॉल कन्वेंशन का इंप्रूव्ड वर्जन रहता है, जो कि अच्छे से यहाँ पर काम करता है चीज़ों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। चाइना जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में लगभग सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पर अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। जो पहले स्पेस स्टेशन था यहाँ पर, वो अभी यहाँ पर चल रहा है हालांकि, पर आने वाले टाइम में हर एक कंट्री अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रही है, हालांकि इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है। 15 साल ऑपरेट होगा, जब ओरिजिनली बोला था ये बनाया गया 1998 में, पर लेकिन अभी भी यहाँ पर ये कंटिन्यूसली चला हुआ आ रहा है। अभी चाइना ने अपना बना लिया है, जिसका यहाँ पर नाम है तेंगोंग, इसका मतलब होता है हेवनली प्लेस। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है, इसको यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है यहाँ पर। तो ये अभी चाइनीज जो है इसके ऊपर पूरा दबकर काम कर रहे हैं, और ये अभी यहाँ पर अच्छे से ऑपरेशनल भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है इसके बारे में। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। अगर कोई माइंड में कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर। PDF आप लोग यहाँ से इसकी टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, पर लेकिन जाते जाते बोलूंगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर सारी PDF वगैरह आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और एक और रिक्वेस्ट है यार, डेली रेगुलर वाली वीडियो आप लोग देखते रहिए, उससे आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा।
क्योंकि अगर रेगुलर वाली वीडियो आप लोग देखोगे तो ये वीडियो आप लोग आसानी से इसको एंजॉय कर पाओगे। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये वीडियो देखने, रेगुलर वीडियो देखने से आप लोगों के लिए रिवीजन का काम करेगी। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।